पानी भिजवा देना एक। एक बार देख रही हूँ बच्चों को कहाँ तक पढ़ाया था। लास्ट क्लास के नोट्स एक बार दिखाएगा, किसी ग्रुप में भेजे हैं तो कहाँ तक पढ़ाया मुझे देखना है। अर्जुना का लेक्चर नंबर 4 होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। क्योंकि वहीं से कंटिन्यू करना है ना। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कमेंट दिखाना पड़ेगा। गुड इवनिंग नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बारी मुझे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस एवरीबॉडी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तक पढ़ाया था हमने अभी बेटा, वो क्या बोलते हैं मसल रिलैक्सेशन नहीं पढ़ा था ना। हाँ, मैं वही एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि हमने कहां तक पढ़ा है, तो एक बारी हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तक हमने किया था, ठीक है। उसके आगे है क्या नोट्स? हाँ हाँ ठीक है, पूछ ले, मेरे को एक बार दिखा दे। हम एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करते हैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले। वैसे आज आपकी क्लास कैंसिल हो जाती, बट कैंसिल नहीं की है। हाथ पे क्या हुआ है मैम? हाथ पे एक्चुअली आज आपकी क्लास ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाली थी। सुबह की क्लास में नहीं ले पाई, जो यकीन की क्लास थी। यकीन की हमारी क्लास को मुझे मजबूरन कैंसिल करना पड़ा। मैं बहुत लास्ट मोमेंट तक कोशिश करती हूँ क्लासेस कैंसिल ना हो, बट जब नहीं पॉसिबल हो पाता तो बेटा कैंसिल ही करनी पड़ती है। ज्यादा कुछ एक्चुअली, अब तुम मेरी कहानी सुनोगे क्या? अब बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे भी कभी ऐसा हो, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता नहीं चल रहा है। तो अगर पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मेरी आईज थोड़ी सी आपको स्वेल्ड अप आईज दिखेंगी, और ये तो बहुत ही कम है, ये शायद 5% है जो मैं आज सुबह व्हेन आई वोक अप विद कुछ नहीं चलाया क्या? फिर से चला ले जाके, आजा चला ले। तो जब मैं सुबह उठी तो मेरी आईज बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप थी। अभी जो आपको शायद पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं, बहुत ही कम अभी है उसका, तो शायद 2-3% रह गया होगा। एंड दिख रही है, थोड़ी बहुत तो दिख रही है ना। हाँ, ये वाली आईज आपको बहुत ज्यादा दिख रही होगी। एंड मतलब आप सोच लो, अगर 5% है तो कितनी ज्यादा स्वेल्ड अप होगी। एंड इट हैज हैपेंड प्रीवियसली ऑल्सो। पता नहीं आपकी क्लास में मैंने बोला एक दो बार, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आंखें मेरी क्या बोल रहे हैं, इचिंग हो रही है या जल रहा है या पानी निकल रहा है। तुम्हारी क्लास में भी एक दो बार हुआ है ना। तो पहले तो सिर्फ ये वाली दिक्कत थी, फिर अभी पिछले 2-2.5 महीने से ना ये दिस दिक्कत इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। और ये इसलिए तुम्हें बता दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है आगे कभी अगर तुम्हें दिखे हेल्थ इशू हो गया, तो जेन्युइनली हो सकता है ये वाला रीजन हो। क्योंकि आज यकीन की क्लास मुझे इस कारण से कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था कि भाई दिक्कत क्या हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और मुझे पता ही नहीं चलता, रैंडमली ऐसे हो जाता है, और इतना ज्यादा बेटा हो जाता है कि आईज भी ओपन नहीं होती हैं, है ना। तो ब्लड टेस्ट किया है सो दैट मुझे ये पता चले कि कहीं कहीं। अरे एक बारी मुझे पहले कमेंट्स दिखा दे भाई, फोन में दिखा देना मुझे। तो आई वॉन्ट, मतलब डॉक्टर वॉन्टेड टू चेक इफ आई एम एलर्जिक टू समथिंग, बट मैंने कोई एलर्जी टेस्ट नहीं कराया बेटा। एलर्जी टेस्ट बहुत कठिन होता है। अभी अगर ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये इसलिए तुम्हें बता दिया ताकि अगर कभी ऐसे कुछ हो जाए तो तुम समझ जाना कि शायद ऐसी वाली दिक्कत होगी, क्योंकि ये पिछले 2-2.5 महीने से बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है। एंड जब आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता होता तो आपको समझ नहीं आता कि आप उसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे, है ना। ये वाली दिक्कत है बेटा। यहाँ तक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल रिलैक्सेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। थैंक यू युगल।
तो बस अभी अपडेट आएगा तो आपको, आपने पढ़ा था ना बेटा, हमने जब ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ब्लड सेल्स में 2 ब्लड सेल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इन्फ्लेमेशन कराते हैं, इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन में बढ़े हुए होते हैं, एंटी एलर्जिक होते हैं। तो आई हैव गिवन माई ब्लड फॉर टेस्ट, वट एवर टेस्ट विल कम आई विल नॉट टेल यू, ओके। पढ़ाई करो। तो मैम की बेटा थोड़ी स्वेल्ड आईज के साथ बेटा पढ़ाई करते हैं। मैम के आंखों में आंसू मत लाना तुम अपनी स्पैमिंग से और गंदे आंसर से। गंदे आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, बट स्पैमिंग नहीं करना। हाँ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना, यस। हाँ, नो, अब तुम सारे के सारे डॉक्टर्स नहीं, देखना आप सब डॉक्टर बन गए कमेंट सेक्शन में। तुम पहले डॉक्टर बनो, ठीक है। वैसे तो उम्मीद करूंगी कि ऐसा ना हो कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के पास जाना पड़े। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज के डेट में डॉक्टर्स है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, बट ईश्वर करे ऐसा मौका ना बने कि मुझे जाना पड़े। बट अभी नहीं हो तुम डॉक्टर्स, तुम तो डॉक्टर बनोगे ना यार, तुम पहले यहाँ की पढ़ाई करो। अरे मैम कहीं आपको कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो गया है मैम, ये तो नहीं हो गया है मैम, है ना। तो तुम अपनी डॉक्टरगिरी अभी नहीं करने का है, अभी पढ़ने का है। आज हम बहुत बढ़िया बेटा टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैंने स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 डाल दिया है, बट अभी हमारी पिछली क्लास का बेटा थोड़ा सा बचा हुआ है मसल्स का, वो हम एक बारी पढ़ते हैं। एक बारी हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमने जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी उसको एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है, और फिर आज शुरू करेंगे हम, ठीक है ना, यस। चलिए, बहुत शानदार, चलिए, है ना। एक बारी बेटा कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, नोटबुक्स बंद कर लो, रिवाइज करते हैं। हमने मसल्स वाला टॉपिक जो पढ़ा था, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हमने कहा था एक थ्योरी दी जाती है जो ये एक्सप्लेन करती है कि बेटा थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं ओवर थिक फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। थिक फिलामेंट कभी स्लाइड नहीं करता, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। एसी एक तो यार भाई, अब मैं दोबारा बीमार ना पड़ूं, ठीक है ना। हाँ, यस, तो यस एवरीवन। अब होगा क्या ना बच्चों, देखो होगा क्या, आपके पास ये थिन फिलामेंट्स थी जो एक्टिन की बनी हुई थी, देखो बोर्ड को कितनी मौत आ रही है, और आपके पास थी यहां पे मायोसिन फिलामेंट। बोर्ड देख रहे हो, पढ़ने से पहले बोर्ड को बेटा टेंशन होने लगती है। ये मायोसिन फिलामेंट था, मायोसिन को मैंने मायोसिन का हेड दिखाया हुआ है। मैंने पहला कंडीशन आप लोगों को बोला था मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है एटीपी, और हमने कितनी अच्छी एनिमेशन देखी थी बेटा, हमने कितनी प्यारी एनिमेशन देखी थी, तुम लोग को याद आ रहा है, यस। और उस एनिमेशन में हमने एग्जैक्टली वही चीज देखी जो हमने बेटा यहां पे पढ़ा था, राइट। हमने बेटा देखा कि हमारे पास एक्टिन के ऊपर की एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गई है। क्यों एक्सपोज हुई थी, क्योंकि न्यूरॉन बेटा इंफॉर्मेशन लेके आया, न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आया, मोटर न्यूरॉन, उसने आपके मसल फाइबर्स को इंफॉर्मेशन दी। एसिटाइलकोलिन रिलीज हुए थे, वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुए थे। मसल्स के अंदर बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंफॉर्मेशन पहुंचाया था हमारी बुआ ने, नहीं बेटा हमारी टी ट्यूब्यूल्स ने। और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचती है तो बेटा क्या, आज कोई नहीं, थैंक यू। तो क्या होता है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होने लगते हैं। ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के सी कंपोनेंट से जाके बाइंड करते हैं, टीपीसी से जाके बाइंड करते हैं। पूरा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बेटा क्या हो जाता है, एक्टिन की एक्टिव साइट से डिस्प्लेस हो जाता है, आपकी एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। फिर ये वाला कार्यक्रम हो सकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। इसमें हमने बेटा क्या पढ़ा था, इसमें हमने देखा एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई, एटीपी आके मायोसिन के हेड से बाइंड करता है। पर अभी इन दोनों में बेटा कोई बाइंडिंग नहीं हुई है, अभी इन दोनों में बेटा कोई बाइंडिंग नहीं हुई है। इन दोनों में एटीपी के जुड़ने से बाइंडिंग नहीं होती, अभी तो एटीपी सिर्फ इसके हेड से जुड़ा है। अगले स्टेप में तुमने देखा था कि ये एटीपी टूट जाता है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये टूटता है, क्योंकि हेड के पास एटीपीएज एक्टिविटी है, ये हेड के पास एटीपीएज एक्टिविटी है, तो एटीपी को तोड़ के एडीपी और पीआई में कन्वर्ट कर देता है। हेड के पास एनर्जी आ चुकी है और हेड एनर्जाइज हो चुका है। अब अगले स्टेप में हेड जो है वो एक्टिन के साथ में बेटा जोड़ सकता है, समझ रहे हो, हेड जो है एक्टिन के साथ में जोड़ सकता है, क्रॉस ब्रिज बना सकता है। तो तुम अगले स्टेप में देखते हो, जैसे हेड के पास एनर्जी आ जाती है,
एटीपी जैसे टूट के बेटा एडीपी पीआई में कन्वर्ट होता है तो हेड के पास एनर्जी आ जाती है, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होती है, इसे बोला जाता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और मैंने फिर बेटा आपको बताया भी था, क्या बताया था मैंने, कि अब आपकी थिन फिलामेंट हमेशा स्लाइड करती है, थिक फिलामेंट तो मूव नहीं करता है, थिक फिलामेंट तो मूव नहीं करता है, थिन फिलामेंट हमेशा स्लाइड करती है। अगर मायोसिन का हेड इस तरीके से लगा हुआ है तो हेड में रोटेशन होती है, क्योंकि हेड जो है इसके ऊपर चिपका हुआ है ना बेटा, क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, तो हेड में रोटेशन होता है जैसे ही थिन फिलामेंट स्लाइड करती है ना। तो आपकी यस समझ रहे हो, तो क्या होगा, आपकी क्रॉस ब्रिज तो बन गई, थिन फिलामेंट स्लाइड कर जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जेड लाइन पास आ जाएंगे, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, आपकी आई बैंड रिड्यूस हो जाएगी, ए बैंड रिमेन सेम। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, यस ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और फिर बेटा हमने कहा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन ये क्रॉस ब्रिज अभी भी बना रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन ये क्रॉस ब्रिज अभी भी बना रहेगा। एडीपी और पीआई रिमूव हो गए बट ये क्रॉस ब्रिज अभी भी बना रहेगा। देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रॉस ब्रिज अभी भी बना रहेगा, एडीपी और पीआई तो रिमूव हो गए इसके हेड से। ये क्रॉस ब्रिज तभी टूटता है जब अगला एटीपी, नया एटीपी आके इसके हेड पर बाइंड करता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं एटीपी कभी भी क्रॉस ब्रिज बनाता नहीं है, एटीपी हमेशा क्रॉस ब्रिज तोड़ता है। क्या यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? जल्दी बता दो। ऑलवेज रिमेंबर एटीपी ब्रेक्स क्रॉस ब्रिज, एटीपी नेवर एवर फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है बेटा? मैंने आपको क्या डेथ के बाद की कोई कंडीशन बताई थी या मैं आज उससे कंटिन्यू करूं? ठीक है ना, बस आधे घंटे का टॉपिक मसल वाला बचा हुआ है, फिर हम अपनी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बेहतरीन एनिमेशंस भी देखेंगे। ठीक है ना, मैंने डेथ के बारे में कुछ नहीं बताया था, आज बताती हूं आपको मैं। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ है इसका मतलब है मसल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई, पर अगर ये क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेगा तो बेटा अगला जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें मसल को रिलैक्स भी तो होना है ना बेटा, मसल्स को रिलैक्स होना है, अगली एटीपी को आना है और वो आके इसके हेड से बाइंड करेगी ताकि ये क्रॉस ब्रिज हट जाए और नया कॉन्ट्रैक्शन चालू हो। डेथ के बाद क्या होता है ना बेटा, ये क्रॉस ब्रिज नहीं टूटती। जब डेथ हो जाती है तो डेथ, हालांकि ये अतिरिक्त ज्ञान है मेरे बच्चों जो मैं अभी बता रही हूं, बट ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अतिरिक्त ज्ञान है बट ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या बोला मैंने कहा एटीपी जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेगी, बिकॉज एटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द क्रॉस ब्रिज। और अगर डेथ हो जाए तो एटीपी अवेलेबल नहीं है अपने पास, डेथ हो गई, एटीपी नहीं बन रहा है, अब एटीपी नहीं होगी तो क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेगा। क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेगा तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाते हैं फॉर सम टाइम। आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो या सुना हो अपने बड़ों से कि बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है ड्यूरिंग मतलब आफ्टर डेथ, इमीडिएटली आफ्टर डेथ, उसके बाद तो अलग प्रोसेस है, बट इमीडिएटली आफ्टर डेथ बॉडी बिकम्स स्टिफ, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाती है। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है वो वैसे ही रह जाएगी, बिकॉज देयर इज नो न्यू एटीपी जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज को तोड़ा जा सके। इस स्टेट को पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिगर मॉर्टिस। मैं ये इसीलिए नहीं लिखवा रही हूं क्योंकि बेटा ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। अगर किसी को अतिरिक्त ज्ञान लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हो, बट मेन नोट्स में मुझे नहीं लगता इसकी आपको कतई जरूरत है। ठीक है ना, ये अतिरिक्त ज्ञान है। ठीक है ना, ये अतिरिक्त ज्ञान है। इसे क्या बोला मैंने? रिगर मॉर्टिस। तो जब डेथ हुई, डेथ के पास बाद क्योंकि नो एटीपी, न्यू एटीपी है नहीं, तो नो क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेगी, और क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेगी तो क्या होगा? मसल्स रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, muscle remain contracted. If anyone wants to write it, you can write it. If you don't want to write it, don't write it, क्योंकि this is extra ज्ञान। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली मसल रिलैक्सेशन की। देखो मसल रिलैक्सेशन एज सच बहुत अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं क्लास में पढ़ा रही हूं तो मैं तुम्हें अलग से लिखवा देती हूं। एनसीईआरटी ने अलग से दिया नहीं हुआ है कुछ बहुत प्रॉपर ऐसे क्या बोलते हैं स्टेप्स की बताओ मसल रिलैक्सेशन में क्या होता है, बट मैं आपको बता देती हूं। हम
अभी पढ़ रहे हैं क्लास में तो हमारे पास समय भी है, दस्तूर भी है, तो हम आपको बता देते हैं कि, और पता है क्या, अलग से कुछ बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। जो कॉन्ट्रैक्शन आपने किया था बिल्कुल देखना, अब वो चीजें नहीं हो रही है जब मसल्स रिलैक्स होनी है। अब मैं आपको समझाती हूं कैसे। भाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो पूरी तुमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी करी, कॉन्ट्रैक्शन के लिए तुम्हें क्या चाहिए था? सबसे पहले क्या चाहिए था मुझे ये बताओ? एक न्यूरॉन का इंफॉर्मेशन चाहिए था कि नहीं? मोटर न्यूरॉन जब तक इंफॉर्मेशन लेके नहीं आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तब तक तो बेटा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ना, क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू हुई ना, एक मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आना। क्योंकि एक मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएगी तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, तो वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी तो मसल्स में आगे की कहानी होगी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आएगा सार्कोप्लाज्म में, फिर वो कैल्शियम टीपीसी से बाइंड करेगा, फिर वो ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर को चेंज करके ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा एक्टिव साइट से। मानते हो कि नहीं बेटा? यस और नो? आई वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मुझे ये फील होना चाहिए कि मैं अगर ऐसी सिचुएशन में क्लास लेने के लिए आई हूं तो मेरे बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है, तो मेरे को वही मोटिवेशन लगेगी बेटा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी जो भी दिक्कतें हैं उसको मैं भूल जाऊंगी। आई वॉन्ट योर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड योर सपोर्ट। आप देते हो सपोर्ट, लेकिन आप पढ़ो, बढ़िया पढ़ के सपोर्ट करो, मेरा वो सपोर्ट का मतलब होता है, ठीक है ना? रिस्पॉन्स बढ़िया चाहिए क्लास से। चलिए, तो मैं वैसे हेडिंग लिखना चाह रही हूं कि मैम देखो मसल रिलैक्सेशन अलग से तो कुछ नहीं दिया हुआ, बट अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें मसल रिलैक्सेशन के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि मैम देखो, पहली चीज मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो चाहिए थी वो थी एक मोटर न्यूरॉन का इंफॉर्मेशन, है ना? यस। अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो सबसे पहली चीज जो होगी वो है नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। भाई क्या होगी? मेरे को मसल को रिलैक्स करने का है, तो मसल रिलैक्स जब होती है ना तो पहली चीज मैं कह रही हूं क्या हो रही है? नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर न्यूरॉन या नो इंफॉर्मेशन वाया मोटर न्यूरॉन। भाई मोटर न्यूरॉन से ही इंफॉर्मेशन नहीं आई, और मैं आपको ये बता दूं अलग से एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से ये मैं आपको बता दे रही हूं, ठीक है ना? कि मोटर न्यूरॉन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। जब बोलते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, वही वाला सीन है कि भाई क्या जब मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ही नहीं आई तो नो एसिटाइल कोलिन, जब नो एसिटाइल कोलिन दैट मीन्स नो मसल एक्साइटेशन। मसल्स भी तो एक्साइट नहीं होगी क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड ही नहीं करेगी। नो मसल एक्साइटेशन, जब मसल्स एक्साइट ही नहीं होंगी तो आप मुझे ये बताओ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा ही नहीं। सही बात है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा ही नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बल्कि उल्टी चीज होगी बेटा। जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आता है, सार्कोप्लाज्म में आता है, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती है ना बेटा तो बिल्कुल विपरीत चीज होती है जो मैं लिखवाती हूं। कैल्शियम pumped back into SR। पहले क्या हो रहा था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आ रहा था सार्कोप्लाज्म में। अब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि जितना भी कैल्शियम बाहर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है वो सारा कैल्शियम पंप बैक हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, एक्टिवली पम्प्ड बैक। आपके जितना भी कैल्शियम ये सार्कोप्लाज्म में था ना, साइटोप्लाज्म में, अब आपके कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सारा जो कैल्शियम है ना बेटा, सारा कैल्शियम आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वापस से पंप बैक हो जाता है। समझ गए? समझ गए? पंप बैक हो गया। जब कैल्शियम है ही नहीं तो मुझे ये बताओ, नो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, नो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू टीपीसी। जब टीपीसी से ये बाइंड ही नहीं करेगा, दैट मीन्स अब वापस से ट्रोपोनिन मास्क
एक्टिन्स एक्टिव साइट, बस। अब कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, एक्टिव साइट को आपने मास्क कर दिया। किसी को कोई दुख दर्द या समस्या बेटा यहां तक? यस, किसी को कोई दुख दर्द समस्या बेटा यहां तक? वाई बेटा एक्टिव प्रोसेस यहां लिखा है, पता है क्यों? वैसे मैंने बोला ना, एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में नहीं दिया। एक्टिवली पंप बैक मैंने इसीलिए लिखा है, कैल्शियम को अगर आपको वापस से सार्कोप्लाज्म में, रेटिकुलम में धक्का लगाना है तो एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है, इसलिए मैंने एक्टिव लिखा हुआ है। बट आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। अगर वो बच्चा जिसने मसल कॉन्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो मसल रिलैक्सेशन को अपने आप लिख सकता है। उसको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो जो चीजें हो रही है, मसल रिलैक्सेशन में वो चीजें नहीं होंगी। इंफॉर्मेशन आ रही है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है रिलैक्सेशन के लिए। एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, नहीं रिलीज होगा। मसल्स एक्साइटेड हो रही है, नहीं होंगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आ रहा है, यहां बाहर से कैल्शियम अंदर जा रहा है। यहां कैल्शियम टीपीसी से बाइंड करेगा, यहां नहीं करेगा। यहां ट्रोपोनिन से जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा एक्टिव साइट से वो हट जाएगा, यहां बाइंड नहीं करेगा तो ट्रोपोनिन एक्टिव साइट को मास्क कर लेगा। एज सिंपल एज दैट, इजी पीजी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, नो रट्टाफिकेशन, यहां समझना है। अब मसल्स की कहानी खत्म होती है। एनसीईआरटी ने दो प्रकार की मसल फाइबर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है बच्चों। एक प्रकार की मसल फाइबर्स होती है जिन्हें बोला जाता है रेड मसल फाइबर्स, एक प्रकार की मसल फाइबर्स होती है जिसे बोला जाता है व्हाइट मसल फाइबर्स। आपकी बॉडी में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं रेड मसल फाइबर जहां जहां है, व्हाइट मसल फाइबर जहां जहां है। मैं एक आधा एग्जांपल आपको बता दूंगी। वैसे बॉडी के कुछ पार्ट्स में आपके पास रेड मसल फाइबर्स होती हैं। एनसीईआरटी ने तो कोई एग्जांपल ही नहीं दिया हुआ, आपको भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना, एक आधा लिख लेना। और आपके कहीं कहीं जगह पे बेटा बॉडी में होती है व्हाइट मसल फाइबर्स। लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझने की जरूरत है। बट मैं आपको बेटा ईमानदारी से बता रही हूं, अभी आप पढ़ोगे आप खुद फील कर पाओगे कि अगर आपको 2-3 पॉइंट्स पता हो ना तो बाकी सारे पॉइंट्स उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड है एंड आपको कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप 2-3 पॉइंट्स बेटा याद रख लेंगे ना तो बाकी सारे जो उसके आगे वाले पॉइंट्स हैं वो उसी 2 पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो बात क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में 2 प्रकार के मसल फाइबर्स हैं। मैम क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, डिफरेंसेस के फॉर्म में लिखेंगे। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, हमारे पास कितने प्रकार के मसल फाइबर्स हैं? हमारे पास हैं बेटा 2 प्रकार के मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर्स, है ना? अरे रेड मसल फाइबर्स एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। यहां लिखते हैं रेड मसल फाइबर और यहां लिखते हैं व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। लैंडस्केप नहीं, नॉर्मल दीपक बेटा, नॉर्मल नॉर्मल, हाफ पेज में भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जब आप रेड मसल फाइबर की बात कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा इस क्लास में, क्या कोई अर्जुना ऐसा है, क्या कोई सपोला, रियल सपोला ऐसा है जिसको ये लग रहा हो बाय चांस, मैं पूछ लेती हूं, बाय चांस तुम्हें लग रहा हो कि रेड मसल फाइबर्स आर ब्लू इन कलर एंड व्हाइट मसल फाइबर्स आर ग्रीन इन कलर? किसी को ऐसा लग रहा है? या आप ये बता सकते हैं कि रेड मसल फाइबर्स रेड कलर के होंगे और व्हाइट मसल फाइबर व्हाइट कलर के होंगे? क्या आपको इनके नाम से ये वाली बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? ऑफ कोर्स, अगर मैं रेड मसल फाइबर कह रही हूं तो रेड इन कलर होना चाहिए ना भाइयों और बहनों, और अगर मैं व्हाइट मसल फाइबर्स कह रही हूं तो ऑफ कोर्स मैम ये व्हाइट इन कलर होने चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दुख दर्द समस्या होनी चाहिए। जिसका नाम ही है रेड मसल फाइबर वो रेड है, जिसका नाम है व्हाइट वो व्हाइट कलर की है। ऐसा क्यों है? लेकिन
ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है बच्चों, जैसे आपके ब्लड में होता है लाल रंग का हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट, वैसे ही मसल में भी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला, बिल्कुल जैसे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है वैसे ही मसल्स में होती है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन स्टोर करके रख सकती है। सो व्हेन यू हैव रेड मसल फाइबर्स, उनका लाल रंग जो होता है, उनके पास इसी प्रकार की हीमोग्लोबिन के जैसी एक पिगमेंट होती है जिसे बोला जाता है मायोग्लोबिन। एंड दीज मायोग्लोबिन्स कैन स्टोर ऑक्सीजन। और इस पॉइंट से रिलेटेड आगे बहुत सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, अभी आप देखना। तो मायोग्लोबिन होता है बहुत ज्यादा। कभी ये नहीं बोलोगे कि व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन एब्सेंट है। आपकी व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कम होती है, आपकी रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा होती है। इसके साथ साथ आपकी रेड मसल फाइबर्स में ब्लड वेजल्स भी ज्यादा आपको नजर आती हैं, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी आपको ज्यादा नजर आती है एज कंपेयर टू white muscle fiber. White muscle fibers are surrounded by less blood vessels and red muscle fibers are surrounded by more blood vessels. पहले तो ये वाली चीज लिखे हम, yes, तो हम red in color due to increased level of oxygen storing pigment मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन। व्हाइट इन कलर ड्यू टू इंक्रीज नहीं, ड्यू टू लो लेवल ऑफ मायोग्लोबिन। दोनों के केस में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट ही है। एक जगह पे आपने डेफिनेशन लिख ली है तो दूसरी जगह पे वापस से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे मोर ब्लड कैपिलरीज, इसके आसपास ज्यादा ब्लड कैपिलरीज हैं, लेस ब्लड कैपिलरीज, लेस ब्लड कैपिलरीज, लेस ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, यस। आगे देखो, जब हम रेड मसल फाइबर्स की बात करते हैं तो इनके पास बेटा देखो, आप समझना मेरी बात, आपकी जो रेड मसल फाइबर्स है, वैसे बेटा बहुत एग्जांपल्स है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारी बैक मसल्स होती है ना, हमारी बैक मसल्स रेड मसल फाइबर्स होती हैं। एक एग्जांपल व्हाइट का मैं दे देती हूँ, जैसे तुम्हारी आई बॉल मसल्स होती हैं वो व्हाइट मसल फाइबर्स होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। जैसे ह्यूमन बैक मसल्स होगी, ये हमारी रेड मसल फाइबर्स है, और हमारी व्हाइट मसल फाइबर होगी जैसे हमारी आई बॉल मसल्स होती हैं। अब जब आप रेड मसल फाइबर्स की बात करते हैं ना, तो आपकी रेड मसल फाइबर जहां पे भी होती हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। और क्या आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया है या आपको पढ़ना बाकी है? ये बताना एक बारी, जल्दी बताओ, क्या आप लोगों ने बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक पढ़ लिया? क्योंकि वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ेंगे शायद। तो आपकी रेड मसल फाइबर्स में देखो मायोग्लोबिन ज्यादा है। मायोग्लोबिन क्या है? नहीं पढ़ा है अभी, पढ़ना बाकी है। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये वाला टॉपिक आप पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं ही आपको बता दूंगी और बाकी आप आगे पढ़ेंगे। मैं बॉटनी में नहीं घुस रही हूं, पर मैं जो बेसिक आपको बताना चाह रही हूं। इसके पास मायोग्लोबिन ज्यादा है, मायोग्लोबिन के पास होता है ऑक्सीजन, और इसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में आप पढ़ेंगे बेटा क्या होता है, आपकी यही रिस्पॉन्सिबल होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ये यूटिलाइज कर सकती है ऑक्सीजन को। एरोबिक रेस्पिरेशन होगी आपकी रेड मसल फाइबर्स में। दे हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ऑक्सीजन भी यहां पे ज्यादा है क्योंकि मायोग्लोबिन ज्यादा है। सो दे कैन डू एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर एज आपकी व्हाइट मसल फाइबर्स के पास ऑक्सीजन स्टोरिंग मायोग्लोबिन भी कम, 10th में था, यस 10th में था। तो इसके पास मायोग्लोबिन भी कम है, ऑक्सीजन कम है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है। तो ये डिपेंडेंट होती है, ये करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन आप करते हो तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बन जाता है, कोई मुझे बताएगा?
क्या बन जाता है? 10th में था, ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। मोर ब्लड कैपिलरीज, यहां हम लिख रहे हैं, देखो यहां मायोग्लोबिन भी ज्यादा था, ब्लड कैपिलरी भी ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, तो क्या करेगी ये? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या करेगी ये? एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि बेटा जी आपके यहां आप देखोगे लेस माइटोकॉन्ड्रिया, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो पानी भिजवा दो और एक एसी चेक करो भाई। लेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या करती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बनेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन से? लैक्टिक एसिड की मैं बात कर रही थी। बहुत ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बनती है। जैसे अगर आपने बेटा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो भी आप देखोगे आपको पेन होने लगता है, और जहां पे भी वाइट मसल फाइबर्स होती है ना, क्योंकि वो कैसी रेस्पिरेशन करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है बेटा जहां पे भी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है या आपकी वाइट मसल फाइबर्स होती है। जैसे ना आई बॉल मसल्स जो होती है, और भी एक दो पॉइंट्स मैं आपको रिलेट कराऊंगी। देखो, एक तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है और इसकी वजह से पेन होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं एक दो पॉइंट्स और बताती हूं। देखो, आपकी जो लास्ट पॉइंट्स है, इसी से एक दो पॉइंट्स और रिलेट हो जाएंगे। रेड मसल फाइबर में सब कुछ ज्यादा था पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होती है। रेड मसल फाइबर में ब्लड कैपिलरी ज्यादा, मायोग्लोबिन ज्यादा, तो ऑक्सीजन ज्यादा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है। क्या कम है बेटा इसके पास? इसके पास एसआर इसके पास लेस होती है। एसआर क्या करती है? एसआर कैल्शियम को स्टोर करती है कि नहीं? इसके पास एसआर ज्यादा है, इसके पास बाकी सारी चीजें कम, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है कैल्शियम को स्टोर, और कैल्शियम इवेंचुअली मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा कैल्शियम रिलीज कर पाओगे उतना ज्यादा ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट से बाइंड करोगे, एक्टिव साइट से उसे हटाओगे तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प मिलती है। आपकी रेड मसल फाइबर के पास होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम, स्टोर्ड कैल्शियम कम, ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये कैसी कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा? ये करती है स्लो कॉन्ट्रैक्ट। और जो धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो धीरे थकेगा। मतलब वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आप जैसे रेस में देखते हो ना, आप अगर कोई मैराथन है और अगर आप पहले से बहुत ज्यादा तेजी से भागते हो तो आप जल्दी थकने की ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप एक स्लो शुरुआत करोगे तो आप कंसिस्टेंटली ज्यादा दौड़ पाओगे, है ना। पढ़ाई में भी ऐसा होता है, जब आप बैच में स्टार्टिंग में आते हैं तो आप में से 100% बच्चों का एनर्जी लेवल जो होता है इस स्टेट पर होता है, एनर्जी लेवल। और जैसे जैसे बैच आगे प्रोग्रेस करता है तो फिर बेटा आपकी जो एक्साइटमेंट और एनर्जी थी वो बैकलॉग का रूप लेने लगती है, वो कामचोरी का रूप लेने लगती है ना। वो आप सब बेटा इनडिसिप्लिन का रूप लेने लग जाती है, तो आपकी एनर्जी लेवल धीरे 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 डिक्लाइन करेगी। इतने एक्साइटेड लेवल से आप ऐसे ग्राफ ऐसे आता है ऐसे, जबकि होना क्या चाहिए? आप शुरुआत भले ही 0 से करो, माइनस से करो, पर आपकी शुरुआत माइनस से होने के बाद हमेशा उसमें प्रोग्रेस दिखना चाहिए। आपकी प्रोग्रेस भले ही बहुत छोटी हो, पर अगर वो प्रोग्रेस है ना तो इवेंचुअली वो ऐड होके एक बड़े लेवल तक आपको पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप बेटा डिक्लाइन फेज में जाते हो फिर तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। आपकी रेड मसल फाइबर्स जो होती है ना बच्चों, हाँ, आपकी जो रेड मसल, अच्छा कह रहे रोने वाली क्या बात है फिर? रो क्यों रहे हो बताओ? अभी तुम बेटा बड़े बन जाओगे, अभी तुम लक्ष्य में जाओगे, अभी भी समय है यार। आज की डेट मैंने नहीं बताई, 9 सितंबर, अभी भी सुधरने का समय है। अप्रैल 1 वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है लक्ष्य की। देखो तुम में से आधे सपोले आएंगे, तो भाई तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो हमेशा कहती हूँ जब जागो तब सवेरा, जो गया सो गया, पढ़ो, अभी भी वक्त है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तुमसे किसी ने छीना नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च तुमसे किसी ने छीना नहीं है। 7 महीने बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। तुम्हारे लिए मैं कह रही हूं, बंदा तो नीट भी निकाल लेता है जिसको निकालना हो, ठीक है ना। तो रोने धोने से तो कोई बात नहीं है,
तुम लक्ष्य में आओ और उसके बाद रोना चालू करो और संभलो, तब बहुत कम टाइम बचेगा, क्योंकि 12वीं में तुम्हें 11वीं भी रिवाइज करनी है, 12वीं भी रिवाइज करनी है, बोर्ड्स भी देने हैं और तुम्हें फिर नीट भी देना है। समझ गए ना। अब मैं वापस से इस टॉपिक पे आती हूं। भाई समय है, समय रहते सुधर जाओ। मेरी बात को याद रखो बेटा, तुम अपने आप को थैंक यू बोलोगे। अगर तुमने अभी से भी शुरुआत किया ना, बैकलॉग्स को कंप्लीट करना स्टार्ट किया ना, तो तुम अपने आप को थैंक यू बोलोगे। और मैं कहती हूं अपनी लेवल से ज्यादा का टारगेट मत लो। अगर तुम ये भी मान के चलो ना कि यार मैं 12वीं में जाऊंगा, मैं एटलीस्ट अपने 11th का 60% सिलेबस कंप्लीट करके जाता हूं। मैं कहती हूं वर्स्ट सिचुएशन अगर तुम्हारे पास है, वर्स्ट, तो तुमने मान लिया मैं 60 से 70% सिर्फ इतना मैं अपना स्ट्रॉन्ग करके 12th में जाऊंगा, तो भी तुम अंदर से इतने सेटिस्फाइड फील करोगे ना बेटा। इससे तो बेहतर है ना कि रोते रोते ये करते करते नाटक करते करते तुम ये भी टाइम वेस्ट कर दो और फिर 0 के साथ शुरू करो। इससे तो बेहतर ही है ना कि 60-70% पूरा स्ट्रॉन्ग करके जाओ। बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, है ना। कुछ ना करने से तो बहुत बेटर है। अब मैं वापस से आऊं यहां, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूं, यहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, कैल्शियम कम है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं धीरे। पर ये धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट ये थकते नहीं है बहुत जल्दी, है ना। बहुत जल्दी नहीं थकेंगे, स्लो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी जैसे बैक मसल्स होगी भाई, आप इनको कितना भी यूज करो, अभी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करिए, काफी आपको मतलब आराम है। लेकिन जैसे आई बॉल मसल्स होती हैं, हम इतनी फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, पलके कितनी जल्दी जल्दी झपका रहे हैं, काम अंदर आई आपकी मसल्स जो होती है बहुत ज्यादा व्हाइट मसल फाइबर्स है, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इजीली थक जाती हैं, इजीली फैटीग हो जाती हैं। आपको मैं एक और बात बताऊं, जैसे आपके आईबॉल मसल्स होती हैं, इनमें व्हाइट मसल फाइबर्स हैं जैसे, तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। तो अगर लैक्टिक एसिड जहां पे एक्यूमुलेट हुई है, अगर अब मैं तो नहीं कर सकती, मेरे तो आई में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जैसे आप अगर आंखें बंद करके ना उसको ऐसे धीरे धीरे, पेन से मत कर लेना बेटा, ऐसे ऐसे प्रेस करो, लैक्टिक एसिड को अगर आप शिफ्ट कर दोगे ना अपनी साइड से, एक्यूमुलेट नहीं होने दोगे, आपको सच में बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलता है। क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड रहेगा तो आपको पेन फील होगा। अगर आप ऐसे उसको मसाज करते हो तो लैक्टिक एसिड को अगर आप शिफ्ट कर सकते हो तो यू फील रियली रिलीव्ड, है ना। बट एनीवे टॉपिक पे आते हैं। एसआर लेस ये क्या करती है, स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। स्लो फटीग, फटीग का मतलब होता है थकना। वैसे कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लो, ह्यूमन बैक मसल्स। ठीक है, कह रहे रुको मैम ट्राई करता हूं। करो करो ट्राई करो, देखो तुम्हें सच में मजा आएगा, पर तुम सो मत जाना। फास्ट कॉन्ट्रैक्ट, इजीली फटीग। एग्जाम्पल ह्यूमन आई बॉल मसल्स। ठीक है, डन डनाडन डन कर लो। रिमूव नहीं होती है बेटा, जैसे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। फटीग का मतलब होता है थक जाना, फटीग का मतलब होता है बेटा थक जाना। फटीग इज टायर्डनेस। ये हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में भी तो बेटा, सॉरी टाइप्स ऑफ मसल फाइबर पढ़ने के वक्त में भी तो पढ़ा था, मसल फटीग। डन डनाडन डन कर लो। कह रहा है ब्रेन में क्रैम्प। मैम आप अपने आंखों को हाथ मत लगाइए। हाँ नहीं लगाना चाहिए, वैसे वो गलती से आपको पढ़ाते पढ़ाते। अब बेटा मेरे से मैं इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को भूल गया था कि ये वाला पार्ट बचा हुआ है। तो इजी है, आप खुद से एक बार रीड कर लेंगे, बहुत इजी है। जो चीजें मैंने आपको बताई है सेम वही चीज एनसीईआरटी में दी हुई है, एकदम लास्ट में दी हुई है, जहां हमने खत्म किया था मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमने स्लाइडिंग फिलामेंट पढ़ा था ना, उसी के नीचे दिया हुआ है रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। वो वाला स्क्रीनशॉट में लेके आना भूल गई हूँ, तो उतनी एनसीईआरटी की रीडिंग आप कर लीजिएगा। एग्जैक्टली आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ बहुत अलग से नहीं दिया हुआ। हमें स्टार्ट करना है अब
ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मसल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है ना बेटा, वो हम एकदम लास्ट में करेंगे, जब हम सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे वहीं पे हम मसल वाला डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। डन डनाडन डन, तो एक थम्स अप दे दीजिए सपोलो, यस ठीक है, डन, बहुत शानदार बहुत शानदार, ठीक है। अब हम बेटा अगेन ब्यूटिफुल टॉपिक, वंडरफुल टॉपिक, एंड आई वांट कि आप लोग इतने अटेंशन के साथ में सुनिए कि आप इस वाले टॉपिक को क्लास में लर्न करते हुए चलिए, एंड आपको हो जाएगा लर्न। अगर आपने यहाँ पे पीएचडी नहीं करी तो आप यहीं पे लर्न करेंगे, बाद में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। मैं एनिमेशंस दिखाऊंगी कुछ कुछ जगह पे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की, क्योंकि जरूरी है, लेकिन वो एनिमेशन सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट के सपोर्ट के लिए है, आपको बिल्कुल पीएचडी कराने का मेरा पर्पस नहीं है। क्योंकि कुछ बोन्स की लोकेशन ऐसी है कि आप जब तक उसे देखेंगे नहीं तो आपको उसकी लोकेशन समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपसे कह रही हूं, आप यहाँ एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ने सबकी लोकेशन बता भी नहीं रखी है कि आपको हर एक बोन की लोकेशन लिखनी ही लिखनी है कि बताओ स्फिनॉइड किधर है, इथेमॉइड किधर है, फलाना किधर है, ढिमकाना किधर है, नहीं लिखनी है। पर जब आप नाम पढ़ रहे हो, एटलीस्ट आप एक एनिमेशन से अगर उसे देख लोगे तो आपको ना रिलेट ज्यादा करेगा, आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। और कुछ कुछ एनिमेशन इतनी अच्छी है ना बेटा कि आपको ना याद करने में मदद करेंगे, आपको बोन्स के हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे, एनिमेशंस देखोगे ना, पोजीशंस पता चलेगी तो लर्न हो जाएगा। लेकिन कॉपी में बेटा पोथियां नहीं बनानी, लिखना तो बिल्कुल रेलेवेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट। बोन्स से भी क्वेश्चंस आते हैं और 1 से 2 सवाल पता है इससे भी बन जाते हैं, सिर्फ बोन्स वाले टॉपिक से मैं कह रही हूं, सिर्फ बोन्स वाले टॉपिक से बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब तक तो बेटा आपको पता भी चल चुका है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। यस, तो बात करते हैं बेटा किसकी, बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। अपना जो स्केलेटल सिस्टम है ना बच्चों, अपना जो बेटा, तुम लोग बायो के लैब में गए हो या सारे डमी वाले हो, सारे बच्चे डमी स्कूल, बायोलॉजी के लैब में तो स्कूल में वो हड्डी नहीं रखी होती है साइड में बेटा, सब उससे हेलो हेलो हाय हैंडशेक करेंगे, है ना। हाँ करिए कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, करिए कि नहीं, देखी है कि नहीं हड्डी। अरे भाई स्कूल में कभी ना कभी, यार तुमने अगर ह्यूमन स्केलेटन नहीं देखा तो फिर तुमने बायोलॉजी तुम्हारी इनकम्प्लीट है। डमी वाले का दुख तो मैं क्या ही समझू बेटा, दुख, बहुत बड़ा दुख तुम झेल रहे हो, क्योंकि यार बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो, तो तुमने कम से कम तो बेटा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम तो देखना ही चाहिए सामने से, है ना। तो जब तुम अपने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करते हो, जिसके साथ बेटा तुम लोगों ने शायद हाई हेलो की हो, बड़ा मजा आता था। लेकिन तब अगर बेटा पता है, मैं जेन्युइनली बताऊं, जैसे स्कूल में होता है ना, वैसे मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट यार हमारे पास कितना स्कोप होता था, या तो हम ही लोग इतने नालायक थे कि हमने इतना ध्यान से कभी स्कूल में पढ़ा नहीं, है ना। कि अगर आप देखो सामने हैं, आप अगर स्कूल में भी पढ़ना चाहो और अगर स्कूल के टीचर्स भी एफर्ट करें, जो कई लोग करते भी हैं, शायद कई लोग करते भी एफर्ट्स, तो आप सोचो स्कूल में ही कितनी सारी चीजें सीख जाओगे, क्योंकि आप सामने से देख रहे हो, हड्डियों को टच कर करके आप फील कर सकते हो। एनिमेशन में भी आपको इक्वली उतनी ही अच्छी फील गुड होगी, क्योंकि हम लोग हमारी आईज को मूवीज और ये सब देखने की इतनी आदत है कि आपको वो विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, द 3D विजुअलाइजेशन दैट आई विल शो यू टुडे, है ना। जब हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा पूरा एंडोस्केलेटन जो है ये मेनली तो बोन्स का बना है, मेनली हड्डियां हैं इसमें, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे कार्टिलेजेस भी हैं। मेनली हड्डियां अलोंग विद सम कार्टिलेज। जब मैं अपने बेटा कार्टिलेज की बात करूं और अपने बोन्स की बात करूं तो ये दोनों आपके एक कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, और वो होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी ये जिस कनेक्टिव टिश्यू से बिलोंग करते हैं वो होता है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। किसी को याद आ रहा है, बताओ मुझे। मैं बेसिक बातें कुछ लिखना चाह रही हूं। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है मेड अप ऑफ मेनली बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज, और कुछ कार्टिलेज भी होते हैं इसके पास। और ये बोन हो या कार्टिलेज, ये बिलोंग करते हैं किससे मैम, दे बिलोंग टू अ कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी, जिसे बोला जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। याद आ रहा है सभी को,
हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, वेरी गुड। हमने फ्लूइड का एनिमल टिश्यू में पढ़ा था बेटा, ये है ना। तो इसे हम बोलते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी थी? आपकी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से ये कैसे अलग था बच्चों? आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसकी जो मैट्रिक्स होती है वो फ्लूइड होती है। आपका ब्लड का जो मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, बह रहा है ना बेटा, बह रहा है, बहने दे मुझे, बहने दे, फ्लूइड है ना यार, तभी तो उसका नाम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके पास फाइबर्स भी नहीं होते, क्योंकि अगर फाइबर्स होंगे तो भाई फ्लो कैसे करेगा, है ना। आपके पास है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो है आपके पास बोन्स और कार्टिलेज। अगर आप इनके मैट्रिक्स को देखोगे तो ये होता है सॉलिड, और मैंने आपसे कई बार कहा है सॉलिड एंड हार्ड इज डिफरेंट। क्ले, जैसे क्ले है मेरे पास, इनिशियली सॉफ्ट होता है, क्ले को सॉलिड है पर सॉफ्ट है, सॉलिड है पर सॉफ्ट है। क्ले, ये बेल सॉलिड है और हार्ड है, सॉलिड है और हार्ड है। तो जब आप बेटा इसकी बात करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज करा रही हूं जो आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी बच्चों, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसकी जो मैट्रिक्स थी ये कैसी थी? इसकी जो मैट्रिक्स थी वो सॉलिड थी, लेकिन इसमें जब आप बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है हार्ड, और आपकी जो कार्टिलेज होती है इसका मैट्रिक्स होता है सॉफ्ट, इसका मैट्रिक्स होता है सॉफ्ट। और सॉफ्ट और प्लायेबल भी साथ में बोलते हो। जब आप कार्टिलेज को कंप्रेस करते हो, ये कार्टिलेज कंप्रेस हो गई, इट रेजिस्ट कंप्रेशन, ये झेल जाती है, इसको कंप्रेस करने से ये टूटी नहीं, इसको कंप्रेस करने से ये टूटा नहीं, इसको कंप्रेस करने से ये टूटी नहीं। So it resists the compression, but bone if it is compressed, it will break. आप इसे कंप्रेस करोगे तो ये टूट जाएगी। इट इज नॉन प्लायेबल। बोन्स को हार्ड बनाने के लिए मेनली इनके मैट्रिक्स में, इनका जो मैट्रिक्स होता है, अगर आप देखोगे कार्टिलेज या बोन का, इसका सॉफ्ट क्यों है, इसका हार्ड क्यों है? इसके मैट्रिक्स में बोन्स के कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अबंडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके मैट्रिक्स को हार्ड बनाता है ये कैल्शियम डिपोजिशन। लेकिन आपका जो कार्टिलेज है इसके मैट्रिक्स में जो सब्सटेंस होता है उसे बोला जाता है बेटा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। और यही इसके मैट्रिक्स को सॉफ्ट बनाता है, यही इसके मैट्रिक्स को बनाता है सॉफ्ट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट नाम का जो सब्सटेंस है ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, वहां नहीं दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। तो कॉन्ड्रो वर्ड ही आता है कार्टिलेज, जैसे आपके केमिकल मैट्रिक्स में मिल रहा है जो बोन्स के, वो है आपके सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, वैसे ही आपके कार्टिलेज में मिलता है जो सब्सटेंस, उसे बोला जाता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। इसकी वजह से इसकी मैट्रिक्स जो है सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक बात मैं आपको बता रही हूं, लेकिन जब आप नंबर ऑफ हड्डियों की बात करते हैं, ये तो आपने कुछ बेसिक बातें पहले भी पढ़ी हुई है। जब आप अपने ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो कार्टिलेज तो बेटा मैं बीच बीच में तुम्हें थोड़े बहुत बताती रहूंगी जो भी कार्टिलेज आएंगे, पर मेनली तुम्हें यहाँ पे हड्डियों के बारे में पढ़ना है। और जब आप अपने स्केलेटल सिस्टम को देखते हो, एडल्ट्स के स्केलेटल सिस्टम को देखते हो, तो आपके पास होती है टोटल 206 हड्डियां। एंड नाउ आई वांट एवरीबॉडी जो लेट चुके हैं कृपया करके अपनी सीटों पे वापस से बैठ जाइए एवरीबॉडी। और अगर किसी को नींद आ रही है, हाँ बोन्स में भी प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन, यस, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, अतिरिक्त ज्ञान है। एवरीबॉडी या तो पानी पीजिए और अब लर्न करते जाना है, समझते भी जाना है। और सिलेक्शन के लिए अब हड्डियों में नंबर ऑफ हड्डियां, इनके नाम, डॉक्टर बनोगे तो बेटा हड्डियों के नाम, नर्व्स के नाम, मसल्स के नाम याद तो करने पड़ेंगे। अब तुम याद करने से पीछे भागोगे तो नहीं चलेगा, जहां कॉन्सेप्ट है बेटा वहां कॉन्सेप्ट है। और वो व्यक्ति बेटा मूर्ख है, उसको कोई ज्ञान नहीं है अगर कोई ये बोलता है कि बायोलॉजी में आपको बेटा सिर्फ रटना पड़ता है। नहीं भाई, ये आपकी गलत फहमी होगी। आप पढ़ रहे हो बेटा, आपको पता है बहुत सारी कंसेप्चुअल और बढ़िया मजेदार टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जहां याद करने वाला है एनिमल किंगडम, यहां हड्डियों के नंबर्स और नाम, टर्म्स वो करने पड़ेंगे बेटा, है ना। और समझदारी इसी में कर लो, क्योंकि यहीं से पेपर बनेगा। चलिए
शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना? यस। कितनी हड्डियां हैं? 206। इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूं। 206 हड्डियां हैं। हाफ पेज में हो जाना चाहिए। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता तुम्हारा हाफ पेज कितना हाफ है, मेरे को नहीं पता तुम्हारा हाफ पेज कितना हाफ है। आ तो जाना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को आप मेनली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेटा। एक हिस्सा होता है जिसे बोला जाता है एग्जियल स्केलेटन, नंबर 1। एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन, और एक हिस्सा होता है जिसे बोला जाता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, नंबर 2 अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एक है बेटा एक्सियल स्केलेटन। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी, उस एनिमेशन में एटलीस्ट आपको एक्सियल और अपेंडिकुलर समझ में आ जाएगा। एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस, आपके बॉडी के एक्सिस में जो बोन्स आपको नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? आपकी ये खोपड़ी, मतलब आपका ह्यूमन स्कल, आपके हेड में जितनी भी हड्डियां हैं वो आपकी एक्सियल, सेंट्रल एक्सिस, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। अब नीचे आओ तो आपके पास आती है बेटा ये है आपकी स्टर्नम, और अगर ऐसे ही नीचे यहां जाओ तो यहां आती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, और इन दोनों को आपस में अटैच रख रही है आपकी रिब्स। तो आपकी हेड, आपकी रिब्स, आपकी स्टर्नम और आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ये आपके एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जो एक्सियल स्केलेटन से बाहर निकला हुआ पार्ट होता है। जैसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हो ना, वैसे जो सेंटर पे एक्सिस पे है वो एक्सियल स्केलेटन, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे साइड वाला जो वहां से निकली हुई नर्व्स होती है वो पेरिफेरल होती है। वैसे तुम्हारे एक्सियल स्केलेटन से निकली हुई सारी हड्डियां अपेंडिकुलर होती हैं। तुम्हारे ये हाथों की हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन, तुम्हारी टांगों की हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन, और तुम्हारे हाथ और तुम्हारे टांग तुम्हारे एक्सियल स्केलेटन से कैसे जुड़े हुए होते हैं मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें ट्रेलर दे रही हूं। जैसे ये तुम्हारे एक्सियल स्केलेटन है, मानो ये तुम्हारी एक्सियल स्केलेटन है, रिमोट को मान लो एक्सियल स्केलेटन है। अरे ऐसे देखो ना, मैं छोटू सा एक बना के दिखाती हूँ ना यार। जैसे ये तुम्हारी खोपड़ी है, छोटा सा बनाती हूँ बेटा, एनिमेशन दिखाऊंगी। जैसे ये तुम्हारी खोपड़ी है, एक्सियल स्केलेटन, ये तुम्हारी बेटा क्या है? स्टर्नम, एक्सियल स्केलेटन। ऐसे करके बेटा तुम्हारी रिब्स होंगी। पीछे की साइड पे तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है जो मैं अभी नहीं बना पा रही हूं, पर पीछे की साइड पे तुम्हारे पास वर्टिब्रल कॉलम होगी, वो भी एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैम ने क्या बोला? एक तो तुम्हारी हाथों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां, इसे बनाना नहीं, और तुम्हारी टांगे बेटा, और तुम्हारी टांगे, ये तुम्हारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में है। अब मैं बोल रही हूं कि तुम्हारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की ये जो हाथों की और टांगों की हड्डियां हैं ये एक्सियल स्केलेटन से कैसे जुड़ी होती है? कुछ हड्डियों की मदद से जुड़ी होती है जिन्हें गर्डल बोन्स कहते हैं। तो यहां पे होती है गर्डल बोन, यहां पे होती है गर्डल बोन, और यहां पे होती है गर्डल बोन। इसे पेल्विक गर्डल बोलते हैं, इन्हें पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। ये सारी हड्डियां जो है ना बेटा, ये सारी हड्डियां तुम्हारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की हड्डियां हैं। हाँ समझे क्या? यस। वाह क्यूट डायग्राम। लेकिन तुम्हें समझ आया ना मैंने क्या बोला? देखो क्या मस्त डायग्राम बनाया है ना, क्यूट स्केलेटन। बट इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं ये बताओ। ये तुम्हारे पास यहां पे होती है तुम्हारी ये जो हड्डी होती है, जिसको कई लोग बोलते हैं पीठ में, पीठ का पहाड़। यहाँ पे एक ऊंचा सा निकली हुई एक हड्डी नहीं होती, मैं सब दिखाऊंगी बेटा तुम्हें एनिमेशन में, है ना।
तो ये तुम्हारी गर्डल बोन्स होती है। ये गर्डल बोन्स की मदद से तुम्हारा हाथ, पेक्टोरल गर्डल की मदद से हाथ जुड़े होते हैं एक्सियल स्केलेटन से, पेल्विक गर्डल की मदद से, जिसमें जो तुम्हारी ये हिप जॉइंट तुम पढ़ते हो, इसकी मदद से तुम्हारी टांगे जोड़ी हुई होती है। ठीक है ना। चलो, बहुत शानदार। मिटाने का मन नहीं कर रहा, इतना प्यारा बना है, पर क्या करें, मिटाना पड़ेगा। चलो, प्यारा क्यूट सा सपोला। जब मैं एक्सियल स्केलेटन की बात करती हूं तो एक्सियल स्केलेटन में आती है तुम्हारी 80 हड्डियां। 206 में से 80 हड्डियां इसमें आती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है टोटल 126 हड्डियां। बची हुई 126 हड्डियां तुम्हारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। ठीक है। जब तुम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हो तो एक्सियल स्केलेटन को फर्दर, अब मैं अपने तरीके से तुम्हें डिवाइड करके पढ़ा रही हूं ताकि तुम्हें ना कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सियल स्केलेटन में आता है एक पार्ट जिसे बोलते हैं हेड, एक पार्ट जिसे बोलेंगे रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम, और एक पार्ट जिसे बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना। अब इनकी हड्डियों को बेटा जरा डिवाइड कर देते हैं पहले। ठीक है ना। आपकी वर्टिब्रल कॉलम यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में होते हैं टोटल 26 हड्डियां, 26 छोटी 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 हड्डियां डॉट आपकी आपकी रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी बेटा हड्डियां वर्टिब्रल कॉलम की जुड़ के बनाती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम को। ठीक है। और रिब्स आपके पास होती है टोटल 12 पेयर, यानी टोटल 24। आपके पास 12 पेयर होती है, पेयर में होती है ना रिब्स की हड्डियां, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो टोटल 12 पेयर होती हैं, टोटल 24 इन नंबर। और आपकी स्टर्नम जो आपकी ब्रेस्ट बोन होती है वो होती है बेटा ये सिंगल, एक। तो टोटल कितनी होगी यहाँ पे देखो बेटा, अगर यहाँ देखोगे 24, 25 एंड 26, 25 और 26 कितने हो गए बेटा, 51 हड्डियां हो गई। बची हुई कितनी हड्डियां, आई थिंक 29 हड्डियां हैं। तो हेड में कितनी हड्डियां होती है, टोटल 29। अब समझो ये हड्डियों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हेड के अंदर। हेड के अंदर हड्डियों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो हेड में बेटा हम बोलते हैं, हेड में आपके पास क्या क्या है, हम सबसे पहले कह रहे हैं हेड में है आपके पास स्कल। और अब बेटा एनसीईआरटी की कुछ बातें, बहुत ही मजेदार बातें अभी मैं आपको बताती हूं। स्कल में होती है, क्या बोलते हैं, स्कल में होती है आपके पास क्रेनियम, और एक होता है आपके पास फेशियल, क्रेनियम एंड फेशियल। मैं अभी आपको बता रही हूं। फिर एक हड्डी होती है हाइओइड, फिर एक हड्डी यहां होती है जिसे बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है। तो आपके पास है सर में, मैंने लिखा है हेड, हेड में लिखा हुआ है बेटा मैंने 29 हड्डियां। ठीक है। हेड में मैंने लिखी हुई है 29 हड्डियां, इसको डिवाइड करना है। इसमें मैंने लिखा हुआ है स्कल में, स्कल में पता है बेटा, वैसे अभी आप 22 लिखो, बट एनसीईआरटी में एक जगह पे 22 है, एक जगह पे 23 भी है। मैं समझाऊंगी कैसे, कैसे दोनों कैसे हो सकती है। आपके मन में आएगा मैम या तो 22 होगी या तो 23 होगी, मैं आपको बताऊंगी कैसे। क्रेनियम यानी क्रेनियल बोन्स, जो आपके ब्रेन को, ओ सॉरी तुम्हारे ब्रेन को नहीं, मतलब तुम्हारा तो है ही नहीं ना, मतलब जिसने मेरे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है वो है बेटा मेरा क्रेनियम। ठीक है ना। तुम्हारे अंदर भूसे को प्रोटेक्ट किया हुआ है तुम्हारे क्रेनियम ने, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स कहलाता है। तो आपकी फ्रंटल बोन, पेराइटल, अभी पढ़ाऊंगी उनके नाम पढ़ाऊंगी। दिस इज द क्रेनियल बोन्स। फिर फेस को बनाने की कुछ हड्डियां होती है, ये चीक बोन्स, तुम्हारी ये ब्रिज ऑफ द नोज जहां मैम का चश्मा लगा है, तो उसे बोलते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स होती हैं टोटल 14, इन दोनों को मिला लोगे तो 22 हो गई। हाइओइड होती है बेटा एक सिंगल हड्डी। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स का मतलब होता है आपके कान के अंदर हड्डियां होती है। तो आपकी मिडल ईयर, आपकी ईयर में ना बेटा एक्सटर्नल ईयर होती है, मिडल ईयर होती है, इंटरनल ईयर होती है। तो आपकी मिडल ईयर जो होती है ना, ईयर वाला टॉपिक, आई वाला टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से डिलीट कर दिया।
इतने बढ़िया टॉपिक होते थे बेटा, ये इतने बढ़िया टॉपिक होते थे, आई और ईयर, तो वो हटा दिया, डिलीट कर दिया। तुम्हारे तो बल्ले बल्ले शावा शावा है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा वो। तो आपके मिडल ईयर में, और 2 कान है बेटा, तो 2 मिडल ईयर है। एक मिडल ईयर के अंदर 3 हड्डियां होती है, दूसरे मिडल ईयर के अंदर 3 हड्डियां होती है, तो टोटल 6 हड्डियां होती है। ऐसे लिखते हैं हम इसे, 2 × 3, टोटल 6 हड्डियां। काउंट करो 29 हो जाएंगी। तो 22, 23 एंड 6, 29 हड्डियां हो गई, 29। एनसीईआरटी ने, मैं जब आपको अभी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी एनसीईआरटी ने क्यों लिखा हुआ है कि 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है। अगर किसी के पास जूलॉजी में डीजी है तो उसमें मैंने एक बहुत फनी लाइन लिखी हुई है, जिसके पास मेडीजी है मुझे बताना वो लाइन है, छपी है ना वो लाइन, मैंने लिख के दी थी कि ये लाइन जरूर छपवाना उसमें। तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि स्कल में एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है इधर 22 हड्डियां और 23 हड्डियां, उसमें मैंने लिखा है। बड़ी बड़ी एनसीईआरटी में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है ना, तो उसमें मैं बता दूंगी आपको कि कैसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यस, ठीक है ना। तो यहां की हड्डियों तक कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं। हेड 29, रिब्स 24, स्टर्नम 1, वर्टिब्रल कॉलम 26, ठीक है। डन 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 डन। हायोइड बोन का मतलब क्या होता है? हायोइड बोन आपके बकल कैविटी के फ्लोर पर होती है। सिंगल बोन होती है बिलो द टंग एरिया, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। पढ़ाऊंगी मैं इसको डिटेल में। एक इकलौती सिंगल यू शेप बोन होती है ना, सिंगल यू शेप बोन होती है। तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, जब मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर रही हूं तो 126 हड्डियां हैं। अब इस 126 हड्डियों को आप कैसे डिवाइड करोगे? इस 126 हड्डियों को आप ऐसे डिवाइड करोगे कि इसमें होती है आपके पास एक गर्डल बोन्स, जो मैंने आपको दिखाया था अभी अभी डायग्राम में क्यूट से, एक को बोलते हैं गर्डल बोन्स। तो नंबर 1 करके क्या लिखेंगे? नंबर 1 गर्डल बोन, और नंबर 2 बेटा आप क्या लिखेंगे? नंबर 2 होती है आपके पास लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन का मतलब तो सिंपल सी बात है ना, आपकी लिम्ब मतलब फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, है ना। तो आपकी लिम्ब की हड्डियां जो होती है, टोटल होती है आपकी लिम्ब की हड्डियां 120, सॉरी हाँ 120। सोचो 120 तो इसी में है, गर्डल बोन तो सिर्फ 6 है। तो आपकी लिम्ब बोन में जो आती है ना बेटा, एक आती है आपकी फोर लिम्ब, एक आती है आपकी फोर लिम्ब, और एक आती है आपकी हाइंड लिम्ब। आपकी हाइंड लिम्ब मतलब आपकी टांगे, फोर लिम्ब मतलब आपके हाथ, ठीक है ना। तो 2 हाथ, तो 2 हाथ के हिसाब से 2 × हर एक हाथ में बेटा 30 हड्डियां होती है। मैं पढ़ाऊंगी, हर एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, है ना, फैलेंजस, पढ़ाऊंगी। तो टोटल हो गई बेटा 4 लिम्ब में 60 हड्डियां। वैसे हाइंड लिम्ब में भी बेटा 2 हाइंड लिम्ब, और इसमें × 30 कर दो, हर एक हाइंड लिम्ब के अंदर 30 हड्डियां होती है, तो टोटल हो गई बेटा 60 60 60 120 हड्डियां। 60 मतलब 30 30 30 30 हो गई 120 हड्डियां। हाथों को मेन एक्सियल स्केलेटन से जोड़ा हुआ है गर्डल बोन्स ने। तो आपकी गर्डल बोन्स जो होती हैं, मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ आपको बेटा इनके कितने नंबर कितने होते हैं वो बता रही हूं। यहां पे होता है बेटा आपके पास पेक्टोरल गर्डल, जो आपके फोर लिम्ब को एक्चुअल में जोड़ता है मेन स्केलेटन से, और एक होता है बेटा आपके पास पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल आपके पास, पेक्टोरल गर्डल में होती है टोटल 4 हड्डियां, पेल्विक गर्डल में होती है टोटल 2 हड्डियां। हो गई 4 + 2 6, दैट्स ऑल। मैं इसको एक और बार रिवाइज करा देती हूं आपको मेरे साथ। पहले आप डन 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 कर लो यहां तक, फिर मैं आपको रिवाइज कराती हूं। पहले डन 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 कर लो। डन हो जाए तो एक बार बेटा बताना। सारे बच्चों का डन? करे रिवाइज, फिर मैं सेंटर पे आ जाऊं। चलो, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियां। आंखें बंद करके बेटा मेरे साथ रिवाइज करो, ठीक है ना। मेरे को तो आंखें बंद करने से अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है।
तो 206 हड्डियों को हमने कैसे डिवाइड किया बेटा, एक हो गई आपकी एक्सियल स्केलेटन, एक हो गई आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक तो पानी भिजवा दो और एक एसी कम कर दो। एक्सियल स्केलेटन में होती है बेटा टोटल 80 हड्डियां और अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है टोटल 126 हड्डियां। 80 हड्डियों को हमने डिवाइड किया है, आपके सर में होगी 29 हड्डियां। सर की हड्डियों को डिवाइड करते हैं एक बारी। सर में है आपके पास एक तो स्कल, हेड में है आपके पास स्कल, स्कल में होता है आपके पास क्रेनियम जो ब्रेन बॉक्स होता है, क्रेनियम में होती है 8 हड्डियां। फिर जो फेस को बनाने वाली हड्डियां होती है उसे बोलते हैं फेशियल बोन्स, वो होती हैं 14, 14 प्लस 8 हो गई 22, ये आपकी स्कल की हड्डियां हो गई। एक होता है सिंगल बोन आपके टंग के नीचे इन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, यू शेप होता है, पढ़ाऊंगी, हायोइड बोन, वो हो गया एक, 22 प्लस 1 23। फिर आपके हेड में लास्ट जो हड्डियां आती है ईयर के अंदर होती है, मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, टोटल 6, 29 खत्म। आपके पास रिब्स होती है 12 पेयर, 24 हो गई। स्टर्नम होती है सिंगल, 25 हो गई। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हो गई बेटा आपके पास 26 हड्डियां, 26 प्लस 25 प्लस 29, टोटल हो गई आपकी 80 बोन्स ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन। फिर बात करते हो आप अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं टोटल आपके 126 हड्डियां। अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक आती है आपकी लिम्ब की बोन्स। तो आपके पास 4 लिम्स है, आपके पास हाइंड लिम्ब है, हर एक 4 लिम्ब के अंदर बेटा 30 हड्डियां होती है, तो 30 प्लस 30, हाइंड लिम्ब में 30 30 30 30, तो 30 इंटू 4 हो गई 120 हड्डियां, बची 6 हड्डियां, वो होती है आपकी गर्डल बोन्स। जो आपकी लिम्ब बोन्स को मेन एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं वो गर्डल बोन्स होती हैं। अभी आपको पढ़ेंगे आप इसको डिटेल में। एक होती है बेटा आपकी पेक्टोरल गर्डल, वो होती है 4 हड्डियां। एक होती है आपकी पेल्विक गर्डल, वो होती है आपकी 2 हड्डियां, तो टोटल होगी बेटा आपकी 6 हड्डियां। डन? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना बेटा। इसको मैं आपको सजेस्ट करती हूं, आपको मैं एक और बात बता देती हूं, अगर किसी भी बच्चे को ये लग रहा है ना कि मुझे ये कम समझ में आ रहा है, तो आपको ये और हो सकता है कम समझ में आए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अभी जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना बेटा, ये तो आपने सिर्फ शुरुआत की है, तो ये आपको लगेगा कि सबसे इजी पार्ट था, ये आपको सबसे इजी पार्ट लगेगा क्योंकि आप इसको अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप गर्डल बोन्स को देखेंगे एक्चुअल में, अच्छा यहां होती है क्या मैम, अच्छा पेक्टोरल गर्डल में 4 हड्डियां ऐसे प्रेजेंट होती है, तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी, और बेटर क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं देखती हूँ, एक एनिमेशन तो थी, क्योंकि एक एनिमेशन तो आपकी स्कल की है, बट एक एनिमेशन है जिसमें आप शायद आई थिंक शायद इसमें आप समझ सकते हो डिटेल लेवल ऑफ स्केलेटल फॉर्मेशन। देखते हैं एक बारी, लाइट ऑफ करते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंडिविजुअल का तो मेरे पास सबके एनिमेशंस है कि मैं आपको इंडिविजुअल पार्ट्स के एनिमेशन दिखाऊं। एक बार इसमें ट्राई करते हैं। देखो ये टांगे बनना चालू हुई है, देखो अभी आपको पूरा स्केलेटन, ये गर्डल बोन, अभी आप पूरा बन जाने दो, फिर मैं आपको एक एक चीज को दिखाती हूँ। ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम बन रही है, रीढ़ की हड्डी, 26 हड्डियां जुड़ी हुई होती है। ये आपकी रिब्स बन रही है 12 पेयर, ये स्टर्नम है, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन। ये आपकी हाथों की हड्डियां बन रही है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस, 30 हड्डियां। ये आपकी फेशियल बोन्स है, ये आपके दांत भी लग गए बेटा। ये हाइयोइड बोन है, पता है, ये वाली यू बकल कैविटी के नीचे, ठीक है ना। ये हंसता हुआ सपोला, एक सेकंड बेटा पानी ले लेती हूं मैं, धन्यवाद भैया। ये ग्लासेस दे दूं क्या आपको? थैंक यू भैया। स्कल को देखो, ये जो मैं एक सेकंड रुकना, मैं एक बार स्कल को पीछे कर रही हूं। ये स्कल को जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाली हड्डियां होती है ना जितनी, ये वाला पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये क्रेनियम होती है। क्रेनियम की हड्डियां जो आपने 8 पढ़ा है। ये फेस को बनाने वाली हड्डियां होती है, ये फेशियल बोन्स होती हैं जो होती हैं 14, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स। कान के अंदर होती है ईयर ऑसिकल्स। अब यहां देखो, अब इसको जरा देखो, ये पता है क्या है, ये आपकी पेक्टोरल गर्डल, जो आपने टोटल पेक्टोरल गर्डल, सॉरी पेक्टोरल तो मैंने आपको बताया नहीं है ना, गर्डल बोन्स में हाँ पेक्टोरल लिखा है ना, आपकी लिम्ब बोन्स को, 4 लिम्ब को आपके एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं। तो टोटल 4 हड्डियां होती हैं। ये तो 2 हड्डियां दिखाई, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये आपके हाथों की हड्डियां दिखा रहे हैं। अब हमें इतना जूम करके अभी फिलहाल नहीं देखना है, क्योंकि अभी आपको
तो सिर्फ एक स्केलेटन का ओवरव्यू लेना है। ये आपकी पेल्विक गर्डल है, देखो पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की बोन है ये वाली, ये नहीं, ये जो आपके टांगों को आपके मेन स्केलेटल सिस्टम से जोड़ती है, आपकी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर, ठीक है ना। थोड़ा अंत में चलते हैं। हाँ, अगर मैं इसको पॉज कर दूं एक बारी, इसे अगर मैं पॉज कर दूं तो अब आप इसको देखो, तुम्हारी एक्सियल स्केलेटन कौन सी है बेटा, ये तुम्हारा हेड जिसमें क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स और हाइयोइड बोन आ गई, तुम्हारी ये स्टर्नम आ गई, तुम्हारे ये रिब्स आ गए और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ये तुम्हारी एक्सियल स्केलेटन है। फिर तुम्हारी अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सी हुई, एक तो तुम्हारी लिम्ब की हड्डियां 30 इधर, 4 लिम्ब में 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर, ये लिम्ब बोन्स आ गई और गर्डल बोन्स आ गई। ये वाला गर्डल बोन देख पा रहे हो, ये वाला, ये होती है तुम्हारी पेल्विक गर्डल, 1 हड्डी, ठीक है ना, सॉरी 2 हड्डियां, एक इधर, 2 बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल एंड 4 हड्डियां होती है तुम्हारी पेक्टोरल गर्डल की, एक तो तुम्हारी कॉलर बोन्स दिख रही हैं और पीछे की तरफ ट्रायंगुलर जो बोन्स दिख रही हैं। मैं पढ़ाऊंगी, अभी डिटेल में मत जाओ, अभी चिंतित मत हो, पर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूं इस पर्टिकुलर इससे, ठीक है ना, ह्यूमन स्केलेटन से। वैसे मैं डिटेल में एक एक चीज तुम्हें बताऊंगी बेटा, एक एक चीज मैं डिटेल में तुम्हें बताऊंगी, ठीक है ना। अभी तो तुमने एक ओवरव्यू लिया है, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। अभी तो तुम्हें एक एक खोपड़ी को तुम अलग खोल के पढ़ोगे, रिब्स को तुम अलग खोल के पढ़ोगे, अपना नहीं है ना, एनिमेशन का एक एक चीज को अभी तुम डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। यस, चलो चलो, यस, अब शुरू करते हैं अपने एक्सियल स्केलेटन से। कहां से शुरू करते हैं, अपने एक्सियल स्केलेटन से शुरू करते हैं बच्चों। एक्सियल स्केलेटन से शुरू करते हैं, जिसमें टोटल 80 हड्डियां हैं और इसमें भी हम सबसे पहला जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा हेड, जिसमें टोटल आपने अभी 29 हड्डियां पढ़ी, और हेड में भी हम सबसे पहले जिससे शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा क्रेनियम, जिसमें आपने टोटल 8 हड्डियां पढ़ी, क्रेनियम जिसमें आपने टोटल 8 हड्डियां पढ़ी। अब जरा इसको देखिए, यस, जब आप क्रेनियम की बात करते हैं तो पहली बात तो इट इज द ब्रेन बॉक्स, इट इज द ब्रेन बॉक्स। आपके क्रेनियल बोन्स मिलके क्रेनियम बनाती है, सो क्रेनियम फॉर्म्ड बाय क्रेनियल बोन्स, पहले तो आप यही लिखो ना, इट इज फॉर्म्ड बाय क्रेनियल बोन्स, तभी तो क्रेनियम नाम पड़ गया। इट इज फॉर्म्ड बाय क्रेनियल बोन्स नोन एज ब्रेन बॉक्स, ब्रेन का डब्बा है ये, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन बॉक्स दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है आपके पास क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। टोटल कितनी हड्डियां हैं, 8। पहले तो इन हड्डियों के नाम लिखिए, आपको हर एक हड्डी की पोजीशन आपको बिल्कुल कतई नहीं देखनी, आपको पहली बात तो हड्डियों के नाम पता होने चाहिए। अगर किसी हड्डी के बारे में एनसीईआरटी ने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो आपको वो पता होना चाहिए, और पेयर्ड है या अनपेयर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, ओनली एनसीईआरटीज इंफॉर्मेशन। पहले तो मैं हड्डियों के नाम लिखती हूं, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फीनॉइड एंड इथमॉइड। एंड इथमॉइड, स्फीनॉइड एंड इथमॉइड। ठीक है ना। पहले तो मैं इसमें बता दूं, सिंगल, पेयर्ड, पेयर्ड,
सिंगल, सिंगल एंड सिंगल। पहले काउंटिंग करो बोन्स की, और नाम बोलो मेरे साथ, और नाम बोलो मेरे साथ बेटा। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड एंड इथेमॉइड। टोटल क्रेनियम की हड्डियां कितनी? 8। इसमें से कुछ कुछ है पेयर्ड, कुछ कुछ है अनपेयर्ड। कौन कौन सी पेयर्ड है? सिर्फ पेराइटल एंड टेम्पोरल, बाकी सारी चीजें सिंगल। अब देखो, इसको पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो मैक्सिमम। देखो, अरे नलायक कह रहे 6। 1 सेकंड रुकना तो बेटा, 1 सेकंड रुकना। हेलो, अर्जेंट है क्या? अर्जेंट है क्या? मैं क्लास में हूं मम्मी। हाँ अभी ठीक है, मैं करती हूँ आपको कॉल ना। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ओके ओके माँ। हाँ, सबकी माताश्री को चिंता होती है ना? तो मेरी भी माताश्री को चिंता हो रही थी थोड़ी। अभी उनसे कर लेंगे आपके कक्षा के बाद, उपरांत उनसे बात, है ना? देखो गजल कह रही है यस अर्जेंट, मम्मी ओपी। हाँ, तो माताश्री और पिताश्री का फोन आए तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो। तो उनका फोन मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास में हूं तो भी उठा लिया जाए, पूछ लिया जाए कि अर्जेंट है या नहीं है ना? क्योंकि बस उठा लेना चाहिए। चलिए आइए, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड एंड इथेमॉइड। ठीक है ना? 2 2 4 5 6 7 8 8 बोन्स हो गई ना। जो लोग काउंटिंग गलत कर रहे हैं वो नलायक है। बार बार ये प्रूफ मत किया करो कि तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, ठीक है ना? चलिए, अब इसको जरा देखने की कोशिश कीजिए बेटा। देखिए, ये है तुम्हारा फ्रंटल बोन, ये एक सिंगल बोन होता है। देखिए, ये वाली जो खोपड़ी में तुम्हारी ये वाली जो हड्डी है, ये सिंगल है, कहीं से भी ये कटी हुई नहीं है। ये सिंगल हड्डी होती है। अभी मैं तुम्हें एनिमेशन में दिखाऊंगी। सिंगल हड्डी है, फ्रंटल एक होती है। फिर आपकी खोपड़ी में यहां एक हड्डी है, और मेरे हाथों को ऑब्जर्व करना, और यहां एक हड्डी है। ये होती है आपकी बेटा पेराइटल बोन, ठीक है? ये होती है आपकी पेराइटल बोन। तो एक पेराइटल बोन इधर, एक पेराइटल बोन इधर, ये पेयर्ड है। फिर ये है आपके कान के पास टेम्पोरल बोन, एक टेम्पोरल बोन इधर होती है, एक टेम्पोरल बोन इधर होती है, तो 2 इन नंबर, ठीक है ना? और यहां आपके यहां जो हड्डी होती है ना, यहां ये वाली हड्डी जो एकदम बैक ऑफ द स्कल में होती है, ये हड्डी ऐसे होती है यहां, ये होती है आपकी ऑसिपिटल बोन। दिस इज सिंगल ऑसिपिटल बोन। कौन सी बोन? ऑसिपिटल बोन। यस, समझे कि नहीं? स्फीनॉइड, इथेमॉइड मैं तुम्हें अभी नहीं दिखा सकती, वो तुम्हें मैं एनिमेशन में दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो अंदर की तरफ है बेटा, बिकॉज वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। बटरफ्लाई लाइक होती है स्फीनॉइड बोन अंदर, ठीक है ना? और इथेमॉइड भी अंदर की तरफ होती है। इथेमॉइड से आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व, जो स्मेल के लिए जो नर्व होती है, वो उसी में से पास होती है। तो मैं अभी आपको एनिमेशन दिखाऊंगी, तो वहां पे आपको स्फीनॉइड बोन और इथेमॉइड बोन नजर आ जाएंगे। मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगी आपको, ठीक है ना? अब देखो, सुनो, अब जब मैं बात करती हूं बेटा फ्रंटल बोन, तो इसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया। पेराइटल बोन सिर्फ ये दिया है कि सिंगल होती है। पेराइटल बोन 2 होती हैं, इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया। टेम्पोरल बोन 2 होती है, इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है सबसे पहले ऑसिपिटल बोन के बारे में। तो हम इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसीलिए इसको 1 by 1 लिखना चालू करो। जब आप आपकी ऑसिपिटल बोन को देखोगे, जब आपके ऑसिपिटल बोन को आप देखोगे, अभी मैं आपको एनिमेशन से भी दिखाऊंगी। मैंने बोला ना, ये सर के पीछे वाली हड्डी है एकदम। देखो, आपकी जो स्कल है वो मूव कर बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है। आपकी जो स्कल है वो कैसे मूव करती है, एक बार ये अपनी मूवमेंट देखो। क्या ऐसे ऐसे मूव कर पाते हो? यस, ऐसे ऐसे वो मूव कर पाते हो? मूवमेंट हो रही है क्योंकि जॉइंट्स है। अगर ये जॉइंट्स नहीं होती तो जैसे आपके दरवाजे के कॉर्नर पे
अगर वो बेटा अटैचमेंट्स नहीं होती तो आपका दरवाजा ऐसे ऐसे मूव नहीं करता ना, स्टिफ होता, एक जगह पे स्टिफ हो जाता। आप जो यहाँ पे भी मूवमेंट कर पाते हो, हड्डियों के बीच में जॉइंट्स है, अगर जॉइंट नहीं होता तो ऐसे बॉडी होती ना एकदम स्टिफ। लेकिन हमारी बॉडी में कहीं कहीं पे जॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप यहां देखोगे तुम्हारे शोल्डर में जॉइंट्स है, इससे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, है ना, समझ रहे हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जॉइंट्स की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हड्डियों के बीच में मूवमेंट्स हो पाती है। अगर किसी दो चीजों के बीच में मैं जॉइंट्स क्रिएट कर दूं तो उनमें मूवमेंट्स आपको नजर आएगी। जैसे मेरी खोपड़ी में हम देख रहे हैं ऐसे मूवमेंट आप पता है क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपके स्कल के पीछे वाली जो एक हड्डी है, जिसे मैंने यहां पे होती है ना ऑसिपिटल बोन, एकदम बैक साइड पे, यहां तुम्हारी ये ऑसिपिटल बोन है। तो ऐसे समझो किसी की खोपड़ी को पीछे से देख रहे हो, किसी की खोपड़ी को पीछे से देख रहे हो बेटा, बैक साइड से देख रहे हो, तो बैक साइड से ऑसिपिटल बोन तुम्हें नजर आती है। इस ऑसिपिटल बोन में तुम्हें ये प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, दो ऐसे प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स। ऐसे समझो यार इसको कैसे समझाओ कि मूवमेंट आपको समझ में आए? अरे जैसे ऐसे मानो ना कि यार अगर मैं इस दो प्रोजेक्टेड, ऐसे जो प्रोजेक्टेड इसके बल्ज आपको नजर आ रहे हैं ना, अगर इनको मैं किसी चीज में फंसा दूं, ऐसे अटका दूं, तो मैं उसको ऐसे ऐसे मूव कर पाऊंगी? अगर इस इन ऐसे मानो ना, ये पेन के इस पॉइंटेड पार्ट को मानो कि ये इसकी प्रोजेक्शन है, अगर मैं इसको किसी सॉकेट के अंदर, जैसे आपके ताले में चाबी लग जाती है वैसे, लेकिन वो तो अंदर चली गई, फिर तुमने उसको मूव कर दिया। लेकिन ऐसे मानो कि इस प्रोजेक्शन को मैं कहीं अगर जाके फिट कर दूं, कहीं आगे अगर जाके फिट कर दूं, तो बेटा उस जगह पे जाके ये मूवमेंट कर सकती है कि नहीं? मैं फेविस्टिक से चिपका नहीं रही हूं, ये जो आपकी ऑसिपिटल बोन होती है, फील हो रहा है ना, समझ आ रही है ना बात? यस यस। तो अगर आप इनकी ये जो दो प्रोजेक्शंस आप देखोगे, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना बेटा, रीढ़ की हड्डी, आपकी जो रीढ़ की हड्डी की पहली जो बोन होती है, मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ जाके ये जॉइंट्स बनाती हैं। इन्हें पता है क्या बोला जाता है? इन प्रोजेक्शंस को, ये जो आपके ऑसिपिटल बोन में प्रोजेक्शंस हैं, इन्हें बोला जाता है ऑसिपिटल, क्योंकि ऑसिपिटल बोन में है ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इन नामों को मेरे साथ साथ बोलो, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जॉयस्टिक, कार गियर, हाँ मतलब जैसे भी तुम्हें समझ में आ जाए, हैंड पंप, है ना, यस, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? अभी देखो आपकी जो ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, ये है क्या? प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ बोन, ऑसिपिटल बोन की प्रोजेक्शंस है। कितनी है आपके पास? दो। आपको पता है कई, हम लोग के पास दो हैं। अगर आप बर्ड्स की ऑसिपिटल बोन को देखोगे तो बर्ड्स की ऑसिपिटल बोन में एक ही कॉन्डाइल होती है, जिस कारण से तुम्हें पता है हमें बोला जाता है डाइकॉन्डाइलिक। डाई का मतलब दो, कॉन्डाइलिक का मतलब कॉन्डाइल्स। हमारा जो स्कल होता है उसे बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ये एनसीईआरटी में दिया है। हमारे पास ये जो प्रोजेक्शंस है, दो प्रोजेक्शंस है ऑसिपिटल बोन में, इसीलिए हम डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। हमारे पास दो कॉन्डाइल्स हैं। हमारा जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक है, बर्ड्स में एक ही होता है बेटा। और इसीलिए हम ये जो डाइकॉन्डाइलिक, तुम फील कर पा रहे हो कि इसकी मदद से तुम ये वाली मूवमेंट कर पा रहे हो? क्या तुम ये फील कर पा रहे हो कि यही कॉन्डाइल्स जाके कहीं जाके फिट बैठ जाती हैं, कहीं जाके ये जुड़ती हैं, जॉइंट बनाती हैं, जिसकी वजह से तुम ये मूवमेंट करते हो। और ये मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, जब मैं तुम्हें वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाऊंगी कि ये किससे जाके जुड़ती हैं। और यहां पे मैं छोटा सा एक बेटा तुम्हें बता देती हूं, दीज कॉन्डाइल्स फॉर्म्स जॉइंट विद वर्टिब्रल कॉलम। मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी कैसे ये जॉइंट बनाती हैं, ठीक है? यस, कैसे बनाती है, किससे बनाती है, क्या कहलाती है, कैसी मूवमेंट होती है, ये बाद की बात है। दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल की वजह से हमारा जो बोन हो गया वो डाइकॉन्डाइलिक, हमारा जो स्कल हो गया वो डाइकॉन्डाइलिक हो गया। इसके अलावा एक चीज और मुझे बताओ, तुम्हारे क्रेनियम के अंदर तुम्हारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है,
ब्रेन की बेसिक बातें तो तुम्हें पता ही होगी ना, भले ही तुम्हारे पास हो या ना हो, पर बेसिक बातें तो पता होगी ना इतनी तुम्हें कि ब्रेन में होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और तुमने अभी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में और बॉडी फ्लूइड्स में कई बार एक नाम सुना है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होती है वो आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट होती है बेटा। अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग नहीं होती है। आपकी जो ब्रेन होती है, ये मत बनाना अभी, आपकी जो ब्रेन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से अलग थोड़ी होती है ऐसे, वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। कैसे जुड़ी हुई होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से? ब्रेन का जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है ना, समझो ये येलो कलर से मैंने मेड्यूला बनाया है, दिस इज मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑफ योर ब्रेन। ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तुम्हारे ब्रेन का पार्ट है, और इसी मेड्यूला की मदद से तुम्हारा जो ब्रेन है वो इससे जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से। लेकिन कैसे जुड़ा है ये मेड्यूला, कैसे जुड़ता है जाके तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड से? तुम्हारी जो ये ऑसिपिटल बोन है ना बेटा, इसमें छेद होता है, इसमें छेद होता है बेटा। एनसीईआरटी कहती है एट द बेस ऑफ स्कल, तुम कह सकते हो कि बेस ऑफ स्कल, नहीं तो आपके ऑसिपिटल बोन में आपकी अरे हैंग हो गया भाई, बोर्ड तो हैंग हो गया। हाँ, आपके ऑसिपिटल बोन में एक छेद होता है बेटा, ऐसे इधर एट द बेस ऑफ स्कल, ऐसे मानो एट द बेस ऑफ स्कल देयर इज अ ओपनिंग। इस ओपनिंग को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। सब कुछ अभी एनिमेशन में तुम धीरे धीरे करके देखोगे। क्रेनियम और फेशियल बोन्स पढ़ा लेती हूं, उसके बाद मैं तुम्हें इन्हें एटलीस्ट एनिमेशन से दिखा दूंगी, ठीक है? तो उस छेद से आपके स्कल के बेस पे होती है वो बेटा ओपनिंग। उस ओपनिंग से आपकी स्पाइन, आपकी जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होती है वो पास करती है, उस ओपनिंग से ही वो पास करती है ताकि वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ पाए। फोरामेन का मतलब ही होता है छेद, मैग्नम का मतलब होता है लार्ज, मैग्नम लार्ज। सो एनसीईआरटी कहती है देयर इज अ लार्ज ओपनिंग एट द बेस ऑफ स्कल या फिर एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल बोन, एंड दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट for the passage of your medulla oblongata that connects to the spinal cord. क्या समझे? अच्छा, मैंने फ्रॉग में भी पढ़ाया था क्या? अरे मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ये अब तुमने मेरे को प्रूफ किया कि मैम देखो हमारे भी क्रेनियम के अंदर थोड़ा सा तो ब्रेन प्रोटेक्टेड है। मैम देखो, इतनी भी बेइज्जती मत करो। ये हुई ना बात? सुना सुना लग रहा है? चलो, सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? सुना सुना लम्हा लम्हा मेरा क्रेनियम तन्हा तन्हा, आकर इसमें भूसा निकालो, थोड़ा दिमाग इसमें भर दो। देखो, तुम गाना सजेस्ट करते हो ना, तो गाने जूलॉजी का गाना बन जाता है पूरा, है ना? चलो, तो पहले तो हम लिखेंगे ऑसिपिटल बोन में, वैसे हमने साइड में लिख लिया है पर एक और बार लिख लेते हैं। टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, हमारा स्कल बन गया डाइकॉन्डाइलिक। ज्वाइंट्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी तो आगे मैं लिखवा दूंगी, है ना? फिर एक और बात क्या लिखेंगे बेटा कि एट द बेस ऑफ स्कल और ऑसिपिटल बोन और occipital bone there is a large opening, there is a large opening। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात, लार्ज ओपनिंग known as foramen magnum, foramen magnum through which medulla passes to connect to spinal cord, to connect to spinal cord। अब जो सपोलों को ये पता ही नहीं है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेड्यूला क्या होता है, तो पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, मैं यही सजेस्ट करूंगी, ठीक है ना? ये
समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? एक तो बेटा ऑसिपिटल बोन के बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ी कहानी दी हुई थी, स्फीनॉइड के बारे में एनसीईआरटी ने यहां पे पता नहीं दी हुई है कि नहीं, पर आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में इसके बारे में कहानी दी गई है। अब मैंने बोला ना स्फीनॉइड तो अंदर की तरफ है, जब आपकी खोपड़ी खुलेगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी आपकी नहीं, आपकी तो मैं खोपड़ी क्या ही खोलूंगी बेटा, सामने होते तो पिटाई जरूर लगा देती, पर अभी मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगी। स्कल जब खुलेगा तो आप देखोगे बटरफ्लाई शेप एक हड्डी होती है, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी दिखती है, एकदम बीच में है, एकदम बीच में है ना। तो इस स्फीनॉइड बोन में एक कैविटी होती है, और उस कैविटी में पता है क्या होता है, ऐसे ऐसे समझ लो, जितना मैं तुम्हें विजुअलाइज करा पाऊं, फिर तो मैं एनिमेशन से दिखाऊंगी। तो स्फीनॉइड बोन के कैविटी में, स्फीनॉइड बोन के कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड एनक्लोज्ड होता है। स्फीनॉइड बोन के ऐसी एक कैविटी होती है जिसके अंदर आपका पिट्यूटरी एनक्लोज्ड होता है, मतलब लाइक दिस, ठीक है ना। ऐसे तुम्हें कितना समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका। तो एक हड्डी के अंदर एक स्पेस है, हड्डी के अंदर एक कैविटी है, एक स्पेस है, तो उस स्पेस के अंदर तुम्हारी पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है उस हड्डी में। जैसे तुम्हारे ब्रेन भी तो हड्डी है, सॉरी तुम्हारा जो क्रेनियम है वो भी तो हड्डी है, उसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हड्डियां चाहिए होती है। तो तुम्हारी जो क्रेनियम है उसके अंदर कौन है? उसके अंदर तुम्हारी ब्रेन। वैसे ही स्फीनॉइड बोन के अंदर बेटा कैविटी होती है, उसे सेला टर्सिका बोलते हैं। उस सेला टर्सिका के अंदर तुम्हारी पिट्यूटरी एनक्लोज्ड होती है, ठीक है ना। यस, पिट्यूटरी एनक्लोज्ड होती है। तो बस इतनी सी बात इस हड्डी के बारे में, बाकी और किसी के बारे में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी ने। हैज अ कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका that encloses pituitary gland, that encloses pituitary gland, that's all, that's all, जिसके अंदर पिट्यूटरी एनक्लोज्ड होती है। इस छवि को मैं मिटा देती हूं बेटा, इस छवि की नीड नहीं है, मैं आपको अभी एनिमेशन से दिखाऊंगी, अभी मैं आपको एनिमेशन से हड्डियां दिखाऊंगी। नोट कर लो, तो मैंने ज्यादा बेटा बताया नहीं है तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया क्या? मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे हेड में सबसे पहले क्रेनियम होती है, क्रेनियम में होती है 8 हड्डियां, कुछ पेयर्ड होती हैं, कुछ अनपेयर्ड होती है। क्या क्या है? फ्रंटल, मेरे साथ साथ बोलो, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड, इथमॉइड। बोलो इसको मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ पेराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड है। तुम खुद ही हाथ लगा के देखो ना यार, फ्रंटल सिंगल, पेराइटल पेयर्ड, टेम्पोरल पेयर्ड, ऑसिपिटल सिंगल, स्फीनॉइड इथमॉइड सिंगल। सिर्फ क्रेनियम का काम क्या है? ब्रेन बॉक्स की तरह काम करना, ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। आपकी जो ऑसिपिटल बोन होती है उसमें 2 प्रोजेक्शंस होती हैं जिसकी मदद से तुम ये जॉइंट बना पाते हो वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है तो हमारा स्कल डाइकॉन्डाइलिक हो गया। स्कल के नीचे एक छेद होती है, लार्ज ओपनिंग, फोरामेन मैग्नम, फॉर द पैसेज ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला वहीं से पास करती है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास आ गया बेटा बटरफ्लाई शेप की एक बोन होती है, स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका। उसमें कौन होती है बेटा? आपकी पिट्यूटरी एनक्लोज्ड होती है। देखो फेशियल बोन्स के नाम लिख लो, ताकि ना मैं एक बारी तुम्हें एनिमेशन दिखाऊं तो तुम, क्योंकि उसमें फेशियल और क्रेनियल दोनों बोन्स को एक बारी तुम देख लो, फिर कल हम वापस से एनिमेशन देखेंगे, ठीक है ना। तुम फेशियल बोन सारा तो कर नहीं पाओगे क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, पर एटलीस्ट नाम लिख लो, ताकि अभी मैं जब तुम्हें बेटा एनिमेशन से दिखाऊं, ठीक है ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस से एनिमेशन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज एटलीस्ट एक बारी तो देख लो, है ना। फेशियल बोन्स होती हैं बेटा हमारे पास टोटल 14, और कभी कंफ्यूज मत होना, वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्रेनियम 8 और फेशियल 14, उल्टा तो कभी करना नहीं चाहिए। फिर भी अगर तुम बाई चांस कभी उल्टा कर देते हो, इतने ही मूर्खता करते हो, F से फेशियल, F से 14, ठीक है ना, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अच्छा बी है क्या? ठीक है, बी कर लेते हैं इसे, बी फेशियल बोन्स। वैसे तो जैसे मैंने आपसे कहा है बहुत बार कि मैं बहुत ट्रिक्स नहीं बनाती हूं बेटा, क्योंकि ट्रिक्स को बनाने के लिए, याद करने के लिए फिर ट्रिक बनानी पड़ती है, तो इससे ज्यादा बुरा काम तो और कुछ हो नहीं सकता कि तुम पहले ट्रिक बनाओ
फिर ट्रिक को भूल जाओ तो उसको याद करने के लिए फिर से ट्रिक बनाओ। तो मैंने ना इसको वैसे सीक्वेंस में याद करने के लिए अब बहुत, ये कोई ट्रिक नहीं है बेटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत ही, अरे यार 1 और 2, ठीक है भैया चलो। मैं लेकिन ऐसे लिखती हूं NMZLPIMV। मैं फर्स्ट लेटर्स को पहले लिख लेती हूं। मैंने बहुत पहले से जब अपने स्टूडेंट लाइफ से पढ़ा था तो मैंने इसी तरीके से याद किया था, NMZLPIMV। तुम बोलोगे ये क्या है, NMZLPIMV, ठीक है ना। वैसे मैं बोल रही हूं ना, फालतू की ट्रिक्स मत बनाया करो, तो अभी बहुत मजा आता है, सब बहुत यस मैम ट्रिक बता दी। मुझे पता है कितना लोड पड़ता है बाद में, कहीं कहीं पे जरूरत होती है केमिस्ट्री में। जैसे हमने भी पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो ट्रिक्स बनाई थी, बैंगन आलू थैला इन, नहीं बैंगन आलू गोभी इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। तो वहां जरूरत होती है, बट जहां जरूरत नहीं है जबरदस्ती की, तब तो मजे आएंगे, बाद में मौत आएगी, ट्रिक्स भी याद नहीं आते। तो वैसा काम नहीं करना है, जहां जरूरत है ही नहीं बेटा ऐसे ही याद हो जाएगा। फिलहाल मेरी ये बहुत ही घटिया एक ट्रिक है बेटा, NMZLPIMV। इससे मैं याद करती हूँ बोन्स के नाम। नेजल बोन, तो ये मैं बच्चों को बताती हूँ, अगर तुम्हें सूट करता है तो करो, नहीं करता है तो मत करो। मैक्सिले, Z फॉर जाइगोमैटिक, L फॉर लैक्राइमल, P फॉर पैलेटाइन। एक तो हड्डियों के नाम पहले बोलो, प्रोनाउंसिएशन करो सही से। I फॉर इंफीरियर नेजल कॉनके, इंफीरियर नेजल कॉनके। M फॉर मैंडिबल, कॉकरोच में भी था। V फॉर वोमर। NMZLPIMV, ठीक है, हाँ यस। सुनो अब, इनमें से पेयर्ड 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 पेयर्ड, सिंगल सिंगल, 2 2 4 6 8 10 12 13 14 हो गई 14। यस, मैंडिबल और वोमर बोन जो मैंने लिखी हुई है बेटा, ये दोनों मैंने लिखी हुई है सिंगल, बाकी सारी हड्डियों को मैंने लिखा हुआ है पेयर्ड। तो आज मैं इसके बारे में तो आगे डिटेल में तुम्हें नहीं कराऊंगी, अभी मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाऊंगी, ठीक है ना। एक बार इन हड्डियों को बोलो, और भले ही तुम्हें मेरी ये जो NMZLPI बहुत ही घटिया लगाओ, पर अभी तुम आगे पढ़ोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ये सही बता रही हूं, ठीक है ना। NMZ मेरे को याद हो गया, हाँ अरे ट्राई करो यार, ठीक है ना, NMZ। और पता है क्या, कई बार ऐसा होता है ना, जिसको तुम ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो तुम ना लर्न करना नहीं चाह रहे होते कि नहीं मैं तो ये वाला यूज नहीं करूंगा, वो तुम्हें इजीली लर्न होती है। सच सच बता रही हूँ, कई बार ऐसे होता है जिसको तुम ऐसे कहते हो नहीं यार ये तो मैं नहीं यूज करूंगा, वो तुम्हारे दिमाग में याद हो जाती है अपने आप। और जिसको तुम एफर्ट्स मार के याद करना चाह रहे होते हो ना, वो तुम्हें याद नहीं होती है। और जिसको तुम ऐवे ही लेते हो ना कि इसको तो मैं नहीं करूंगा भाई, मैं अपने तरीके से करूंगा, वो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। नेजल बोन, दिस इज द नेजल बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, जिसमें चश्मा होता है ना। मैक्सिले, अपर जॉ जो तुम्हारा है ना, अभी मैं तुम्हें एनिमेशन में भी दिखाऊंगी, अपर जॉ की हड्डियां। तो आपकी जो नेजल बोन होती है ना बेटा, नेजल बोन जिसमें चश्मे को जिसने पकड़ा हुआ है, तो 2 होती हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है, ब्रिज ऑफ द नोज। 2 हड्डियां हैं, 2 हड्डियों मिलके ऐसे बनाती है नेजल बोन। मैक्सिले, आधा हड्डी इधर आधा हड्डी इधर, ये आपके अपर जॉ की बोन। मैंडिबल जो होता है ना, यहां पे 2 M है, तो मैक्सिले अपर वाली है, ठीक है ना। और ये मैंडिबल जो होती है, ये मैंडिबल लोअर जॉ की हड्डी होती है, सिंगल होती है, ये आधी आधी नहीं होती है। लेकिन अपर जॉ की जो हड्डी होती है ना बेटा, वो 2 होती है, अपर जॉ की एक आधी इधर आधी इधर, मैक्सिले। जाइगोमैटिक, जो ये वाली हड्डियां होती है, प्रोमिनेंस ऑफ चीक जो मैम की बड़ी चीक प्रोमिनेंट है ना, तो चीक बोन्स कहलाती है जाइगोमैटिक। लैक्राइमल, आई से रिलेटेड है, ऑर्बिट, आंखों में जो हमारे गड्ढे हैं बेटा, वो वाले गड्ढे नहीं जो तुम रोते रोते बेटा बैकलॉग से तुम्हारे आ गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गड्ढास, आई एम टॉकिंग अबाउट द गड्ढास इन विच योर आईज आर देयर प्लेस्ड इनसाइड द सॉकेट। ओके, सो लैक्राइमल होती है एक इधर एक इधर, इस सॉकेट में एक इस सॉकेट में। फिर पैलेटाइन होती है तुम्हारी अपर पैलेट, हार्ड पैलेट को बोला जाता है पैलेटाइन।
एक इधर एक इधर। इंफीरियर नेजल कॉनकेव, ये तुम्हारे नेजल कैविटी में होगी, अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। नेजल, इंफीरियर नेजल कॉनकेव। वोमर एक सिंगल ट्रायंगुलर बोन होती है, इंफीरियर नेजल कॉनकेव जैसे साइड्स में। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है ना, ठीक है, कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं। मैं तुम्हें इसको इनके बारे में वैसे एनसीईआरटी में ज्यादातर किसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगी बेटा, अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा एनिमेशन दिखा देती हूँ, फिर टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है ना। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी एनिमेशन देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इस एनिमेशन को कल भी कर सकते हैं एक और बार। ओके चलिए जी, इसको जरा ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। कलर से किया हुआ है तो ये बहुत अच्छा है ना। देखो, सीरियली याद करना इसीलिए जरूरी है ताकि पेयर्ड अनपेयर्ड याद रहे। मैंने लास्ट की जो 2 हड्डियां लिखी थी सिर्फ वो अनपेयर्ड थी। हड्डियों को ऑब्जर्व करिए, कलर्स से बहुत। ये देखो क्या मस्त स्कल एक्सप्लोड हुआ, सारी हड्डियां एक्सप्लोड हो गई। अभी एक एक के नाम भी दिखाएंगे। ये आपको बटरफ्लाई जैसी हड्डी दिख रही है, इसी को मैं बोल रही थी स्फीनॉइड बोन है, येलो कलर की। अभी देखो तुम एक एक को, कितना मस्त है भाई, ये बहुत सही है ये। अभी सारी हड्डियां वापस से जुड़ जाएंगी। ये दो हड्डियां तुम्हारी नेजल बोन, ये तुम्हारी ऑसिपिटल बोन, ये तुम्हारी पेराइटल बोन, ये लाल वाली तुम्हारी टेम्पोरल बोन, ये तुम्हारी फ्रंटल बोन। देखो पहले साइड से देखो, इन्होंने हर एंगल से दिखाया है, इन्होंने हर एंगल से दिखाया है। ये तुम्हारी फ्रंटल बोन, ये तुम्हारी पेराइटल, ये तुम्हारी टेम्पोरल, ये तुम्हारी ऑसिपिटल। तुम्हारी स्फीनॉइड इथमॉइड अंदर होती है, यहाँ पे तुम्हें ये वाली स्फीनॉइड दिख रही होगी। इथमॉइड यहाँ पे नजर आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। फेशियल बोन्स में अभी तुम इसमें देखोगे, ये आंखों के ऑर्बिट के अंदर तुम्हारी लेक्राइमल हड्डी तुम्हें दिख रही है, जहां चश्मा पहनते हैं बेटा नेजल बोन। ये तुम्हारी बेटा अपर जॉ है ना, आदि एक इधर एक उस साइड मैक्सिलरी बोन। ये तुम्हारी चीख गाल के प्रोमिनेंट्स, इसे बोलते हैं जाइगोमैटिक। ये तुम्हारी लोअर जॉ की हड्डी है ना। हर एंगल से जो जो हड्डियां दिख रही है उस हड्डियों को एक बार ऑब्जर्व करो। अब आगे से फ्रंट से एक बार ऑब्जर्व करो, फ्रंट से क्या क्या दिख रहा है। ये तुम्हारा फ्रंटल बोन, ये तुम्हारा बेटा पेराइटल, ये तुम्हारा लाल रंग से है, ये तो चीक नहीं, ये है टेम्पोरल बोन। ये तुम्हारी चीक बोन्स है, ग्रीन कलर की चीक बोन्स, जिसे जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। ये देखो अपर जॉ की हड्डी पर्पल कलर से, ये मैक्सिला एक इधर है, मैक्सिला एक इधर है। ये लोअर जॉ की हड्डी है मैंडिबल। ये तुम्हारी ऑरेंज कलर से तुम्हारी नाक की बोन है, ब्रिज ऑफ द नोज, नेजल बोन। इथमॉइड तुम्हें दिख रही है बेटा, नाक के अंदर ही होती है, नेजल कैविटी में होती है इथमॉइड। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है ना। चलो, ये स्फीनॉइड है येलो कलर की। अभी ये एक्सप्लोड होगा तो तुम्हें नजर आएगा इनकी पोजीशन। साइड से तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब बैक से दिखाएंगे ये एक बारी। आई थिंक बैक से तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है एक बारी देख लो, ठीक है ना। ठीक है। अब जब ये एक्सप्लोड हो रही है तो ऑब्जर्व करो इनकी पोजीशन। जब ये एक्सप्लोड हो रही है ना बेटा, तो इनकी पोजीशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, और जब ये वापस से जुड़ेंगी तो फिर इनकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना। देखो ये एक्सप्लोड हुई ना, अब इन्होंने खुले में सारी पोजीशन दिखाई जो जो तुम्हें नहीं नजर आ रही थी। ये देखो वोमर, इसको जब ये वापस से जुड़ेगी ना तो इसकी पोजीशन देखना, ये कहां जाके जुड़ रही है। ये वोमर, ये इंफीरियर नेजल कॉनके, जिसे इंफीरियर ट्यूबरने लिखा हुआ है ना, इंफीरियर नेजल कॉनके, ये अंदर जाके कहां जुड़ती है एक बार देखना। ये लेक्राइमल है जो आंखों में होंगी, देखना है ना। ये येलो वाली बेटा तुम्हारी स्फीनॉइड बोन है, और ये वाली तुम्हारी इथमॉइड बोन है। क्योंकि तुम्हें यही नजर नहीं आ रही है ना, तो इनको देखना इनकी पोजीशन कहां है। ये इथमॉइड है क्रेनियम में, ये स्फीनॉइड है, ये आपकी फेशियल में वोमर है, इंफीरियर नेजल कॉनके, ठीक है ना। तो इनको एक बार ऑब्जर्व ज्यादा करना। मैं 2-3 बार दिखाऊंगी अभी आपको, आज एक बार देखो, कल एक और बार देखेंगे हम। अब एक बार सामने से इसे देखो। अरे यार, ये पीछे से दिखा दिया, एक बारी सामने से देखते हैं। ये साइड से दिखाया, अब एक बारी फ्रंट से भी देखेंगे। हाँ, एक बारी फ्रंट से देखो, और जब ये वापस जुड़ेंगी ना बेटा तो इनकी पोजीशन देखना एक बारी। इथेमॉइड की खास करके तुम्हें नजर नहीं आ रही थी, ये नेजल कैविटी में होती है, द नेजल कैविटी। ये बटरफ्लाई लाइक, ये तुम्हारी बेटा क्या है, ये तुम्हारी स्फीनॉइड है, इसकी पोजीशन देखना। ये ट्रायंगुलर, ये नोज में होती है। वोमर सिंगल होती है, नाक में होती है, ठीक है ना वोमर।
ये हार्ड पैलेट है, पैलेटाइन बोन, ये आपकी नाक में जाके जुड़ेंगी, ठीक है ना, ये आंखों में जाके जुड़ेंगी, लगेंगी, एक बारी ऑब्जर्व करना इसे। ठीक है, अब ये वापस जुड़ेगी ना, तो एक बारी थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जुड़ने लगेंगी, देखो। समझ आ रहा है कैसे जुड़ रही हैं हड्डियां? स्फीनॉइड देखो कैसे अंदर चला गया, इथमॉइड देखो कैसे अंदर चला गया, ये वोमर कैसे अंदर चला गया डार्क ब्लू कलर का। मैं कल इसे वापस से एक बार दिखाऊंगी, आप लेक्चर को भी रिपीट करके स्लो करके देख सकते हो, बट आई विल शो यू दिस एनिमेशन अगेन टुमारो। बट आई होप तुम्हें मैक्सिमम चीजें तो वैसे समझ आई होंगी, मैं फिर भी दिखाऊंगी आपको एक और बार। वैसे तो बेटा एनिमेशन इज जस्ट इन सपोर्ट, जस्ट अ सपोर्ट, आपको एनिमेशन की जरूरत नहीं है सिर्फ नंबर लाने के लिए, बट थोड़ी सी फील गुड होता है। एनसीईआरटी की रीडिंग भी कल करेंगे, थोड़ी सी आपके लिए छोड़ के भी जाते हैं, थोड़ी सी फील गुड होता है, थोड़ा सा डॉक्टर वाली फीलिंग आती है, इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपको ना फील आए आप यार क्या पढ़ रहे हो, है ना, उस चीज के लिए एनिमेशन इज लाइक अ सपोर्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए कल हम इसको एक और बार देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, वैसे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे जो लोग कनेक्टेड हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं कनेक्टेड है उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ बिफोर आई लीव द क्लास, बिकॉज अगर मेडिजी आप लोगों को लेनी है और आपको थोड़े से और डिस्काउंट पे लेनी है तो टीचर्स डे का ऑफर चल रहा था, आज लास्ट डे है बेटा ऑफर का, 9 सितंबर। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं है तो गुरु 15 जो कोड है इसे आप एडिशनली पीडब्ल्यू के स्टोर पे बेटा अगर आपको लगता है आपको किताब लेनी है तो डिस्काउंट आज लास्ट डे है, आप यूज कर सकते हो फॉर एडिशनल ऑफर, ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से बेटा पढ़ाई की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे उतने टाइम तक फील नहीं हुआ कि मेरे को भी कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यस, आप लोग को एक छोटा सा गाना मैं सुनाती हूँ, एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पुराना गाना है, मैं तो पुराना गाना ही सुना पाऊंगी आपको, लेकिन उस गाने को मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, पहले गाना सुनाती हूँ मैं आपको। तो गाना है, जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी, फूल करना खिले राहों में तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो इसकी जो लाइन है, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी, फूल अगर ना खिले राहों में तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। बट मैं ये मानती हूं अगर आपके राहों में फूल नहीं है तो आपको बेटा बीज लगाने पड़ेंगे जिससे फूल आए। यस, राहों में कांटे भी आएंगे बिकॉज आपके जिंदगी में केवल फूल नहीं होते हैं। तो अगर आपके जीवन में आपको कुछ कांटे मिलते हैं, आपके कांटे इंसानों के फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं और जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, इवेंट हो सकते हैं, वैसे फॉर्म में भी आपको कांटे मिल सकते हैं, तो आपको उसके साथ वर्कआउट करना पड़ेगा, मतलब उस सिचुएशन से वर्कआउट आपको करना पड़ेगा और सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आपको फूल चाहिए तो आप बेटा पौधा लगा सकते हो, है ना। फूल अगर ना खिले राहों में तो आप फूल खुद से बेटा कोशिश कर सकते हो कि आपके राहों में आ जाएं, एंड बस आपकी जिंदगी बेटा ज्यादा फूलों से भरी हो और कम कांटों से भरी हो, ये आशा और उम्मीद मैं करती हूँ। लव यू ऑल बच्चों, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको पूरा लेक्चर कैसा लगा। बहुत बेहतरीन टॉपिक्स चल रहे हैं, हम कंटिन्यू करेंगे इसे टुमारो, एंड क्या हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स हो, हम कंटिन्यू करेंगे इसे टुमारो की क्लास में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, थैंक यू।